तो आज अपन ICS 16 जून 2024 का जो पेपर था, लास्ट ईयर का जो पेपर है, उसको सॉल्यूशन करेंगे, पूरा सोल्व करेंगे दोस्तों। और उससे पहले मैं आपको मेरे बारे में बता देता हूँ। जो बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे कि मेरा नाम कैसे मिल रहा है दोस्तों। और मैंने IIT JEM 2024 में ऑल इंडिया रैंक 145 रैंक स्कोर करी है, गेट क्वालिफाइड। ICS में मेरा पिछले बार सिलेक्शन हो चुका है। ICS का एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई कर चुका हूँ और मैं DU में एडमिशन लिया था, MSc फिजिक्स। ओके दोस्तों, तो द फंक्शन, पहला क्वेश्चन अपना सोल्व करते हैं। तो दोस्तों, द फंक्शन y इज इक्वल टू 2x³ - 6s² + 5x - 7 हैज़। तो अपन को बताना था कि दोस्तों ये स्टेशनरी पॉइंट कितने हैं। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, क्लास 12th का क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो दोस्तों अपन जानते हैं कि जो स्टेशनरी पॉइंट होते हैं वो अपन उसको फाइंड करने के लिए इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको जीरो कर देते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला और इसको फिर मैंने जीरो पुट अप करा, तो मेरे पास 2 सॉल्यूशन आए। इस प्रकार इसके जो स्टेशनरी पॉइंट होंगे वो दोस्तों कितने आएंगे, 2 स्टेशनरी पॉइंट आएंगे। यदि यहाँ पर x की पावर 4 आ जाती तो यहाँ पर x³ की टर्म में फर्स्ट डेरिवेटिव बनता और वहाँ पर मेरे पास 3 स्टेशनरी पॉइंट आ जाता, तो मेरे पास आंसर 3 होता था। तो स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो कर दो और इक्वल कर दो x के जितने पॉइंट आएंगे, दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट्स। ओके दोस्तों, फिर अपन को निकालना है द solution of the Schrödinger equation for a particular bound in a one-dimensional infinitely deep potential wave indexed by the quantum number n indicate that in the middle of the wave the probability density vanishes। मेन चीज़ क्या है इसमें, बोल रहा है कि probability density जो होगी vanishes कहाँ पर होगी। तो दोस्तों मैं ओड की इवन की बात कर लूँ तो इवन इस प्रकार से बनेगा इसका, ये इवन जब n बराबर 2 हो, तो n बराबर 2 हो तो यहाँ पर वेनिसेस हो रहा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या हो रही है, वेनिसेस हो रही। जब n बराबर दोस्तों 4 होगा, ये 1 2 3 4 पोटेंशियल वेल में बना रहा हूँ, तो वन डायमेंशनल इन्फिनिटली डीप पोटेंशियल वेल बना रहा हूँ। जब n बराबर 4 रख रहा हूँ तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या हो रही है, वेनिसेस हो रही है, हो रही नहीं हो रही। इस प्रकार इवन जो होगा, इवन जो स्टेट होगी वहाँ पर क्या होगी दोस्तों, वेनिसेस होगी। बट ओड स्टेट के लिए देखो, ओड स्टेट के लिए क्या हो रहा है दोस्तों, ये तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वेनिसेस नहीं हो रहा है। तो ओड स्टेट के लिए पॉसिबल नहीं है, ओल स्टेट के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ओनली इवन स्टेट जो होगी वहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होगी दोस्तों मेरी क्या होगी, वेनिसेस होगी। दैट इज कॉल्ड, मेरे पास ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन इज करेक्ट दोस्तों। ठीक है, द इफिशियंटी निकालनी है दोस्तों ऑफ अ कार्नो इंजन विच ऑपरेट करा 2 टेम्परेचर। अरे बहुत ईजी क्वेश्चन है। इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - T2/T1 होता नहीं होता। तो 1 - T2 क्या होगा दोस्तों, सिंक लो टेम्परेचर वाला होता है। इसको मेरे को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को +273 से मेरे को ऐड करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड ये 300 के आसपास बनेगा। और सॉरी ये मेरा T2 मेरा क्या होगा दोस्तों, 27 + 273 दैट इज कॉल्ड 300। और T1 क्या होगा मेरा 227 + 273 दैट इज कॉल्ड 500। तो 300/500 दैट इज कॉल्ड 5 - 3 2/5। तो मेरे पास 2/5 हो जाएगा, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आ जाएगा 20, दैट इज कॉल्ड मेरे पास आंसर आ जाएगा 40%। बिल्कुल भाई, बच्चों का सवाल है, 11वीं क्लास का बच्चा कर ले इसको, 11th क्लास स्टूडेंट कर ले इसको। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको थोड़े इजी क्वेश्चन पहले सोल्व कराना चाहता हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस पेपर को सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने कुछ इजी क्वेश्चन जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स ये जो अपने जेम लेवल के ही ज़्यादातर है, मतलब अपन कुछ नहीं करना, मैक्सिमम तुम भाई क्या कर लो, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्योंकि 75+ जाती है किसकी, जनरल की कट ऑफ। मतलब तुम्हें कुल मिला के 25 से 30 क्वेश्चन सही कर दो, जनरल स्टूडेंट आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। 25 से लेकर 30 क्वेश्चन तक तुम सही कर दोगे ना, तो जनरल स्टूडेंट आराम से इसमें क्वालिफाई हो जाएगा मित्र। ठीक है, हाँ दोस्तों, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन देखते हैं कि अपन को 2 × 2 कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दे रखी है और मेरे को e की पावर a किसके इक्वल हो निकालना पड़ेगा। दोस्तों मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जो a होगा इसके में आइगन वैल्यू λ1 λ2 होगी, और ये मैं जानता हूँ कि ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स
ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू। तो सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होगा, ट्रेस ऑफ 0 + 4 पाई आयोटा, 0 + 4 पाई आयोटा। और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा दोस्तों, λ1 λ2 के, जो किसके इक्वल आ रहा है 0, मतलब λ1 λ2 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इससे मैं आराम से इसके आइगन वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। अब मेरे को क्या करना है भाई, जो मेरे यदि मैं तुम्हें दो मेथड से बताना चाहता हूँ, डायरेक्ट मैं तुम्हें इस मेथड से भी बता सकता था, कारण मैं तुम्हें, क्योंकि क्वेश्चन में यदि तुम्हें ऐसा क्वेश्चन नीड हो जाए तो तुम वहाँ पर निकाल सकते हो ना। अब मेरे पास ए की जो आइगन वैल्यू है दोस्त वो क्या है, λ1 λ2 है। तो मैं जानता हूँ कि फंक्शन ऑफ ए की जो आइगन वैल्यू होगी दोस्त वो क्या होगी, f ऑफ λ1 और f ऑफ λ2। तो मेरे पास जो e की पावर यहाँ पर जो फंक्शन होगा दोस्त वो क्या है, एक्सपोनेंशियली है। एक्सपोनेंशियली पार्ट मेरा क्या है, यहाँ पर फंक्शन है। तो e की पावर a का की जो आइगन वैल्यू होगी वो e की पावर λ1 और e की पावर λ2 होगी नहीं होगी। तो मेरे पास e की पावर λ1 e की पावर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ e की पावर a इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ आइगन वैल्यू। तो e की पावर a की आइगन वैल्यू, सॉरी मल्टीपल ऑफ आइगन वैल्यू, तो e की पावर a की आइगन वैल्यू क्या, e की पावर λ1 e की पावर λ2। तो e की पावर λ1 इंटू e की पावर λ2, e की पावर λ1 प्लस, और ये तो मेरे पास है ही नहीं 4 पाई आयोटा। तो e की पावर 4 पाई आयोटा, इसको मैं कर सकता हूँ, e की पावर एटा थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ई कोस 4 पाई प्लस आयोटा कोस पाई, ये 0 हो जाएगा। कोस 4 पाई की वैल्यू मतलब 1। मतलब इन चार मैट्रिक्स में से किसका डिटर्मिनेंट क्या हो, क्योंकि ई की पावर ए मैट्रिक्स में ना, तो इन चार मैट्रिक्स में किसका डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है वो मेरा आंसर होगा। इसका 0 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। इसका -1 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। यानी बी और सी दोनों में से ही एक ऑप्शन होगा। मतलब मैंने आराम से 1 मिनट वेस्ट कर, आधा मिनट वेस्ट करके मैंने पता लगा लिया कि भाई कौन सा मेरा ऑप्शन एलिमिनेट होगा और कौन सा मेरा ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा। मतलब 25 से 30 सेकंड लगेंगे तुम्हें प्रैक्टिस हो तो बस आराम से इसमें। अब 2 ऑप्शन लपड़ा आ गया, कभी कभी नहीं, अब 2 ऑप्शन का सिस्टम आ गया। अब इसमें क्या करेंगे अपन, रूल लगा, e की पावर a को मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्मॉल a प्लस स्मॉल b आइडेंटिटी। a और b क्या होगा दोस्त, कांस्टेंट होगा। तो e की पावर λ1 इज इक्वल टू क्या होगा, λ1 a प्लस b, और e की पावर λ1 और e की पावर λ2 मैंने कर दिया। अब मैं a की आइगन वैल्यू निकाल लेता हूँ, a माइनस λ1 से a की आइगन वैल्यू आएगी 0 और 4 पाई आयोटा। तो मैं इसमें आराम से पुटअप कर देता हूँ, इस इक्वेशन में आराम से दोस्तों पुटअप कर दिया। तो e की पावर 0, क्योंकि 0 रखने पर λ1 λ2 की वैल्यू 0 रखने पर दोस्तों b की वैल्यू आ गई, 4 पाई आयोटा रखने पर a की वैल्यू आ गई। दोनों को पुटअप कर दिया और मेरे पास एक्सपोनेंशियली पार्ट आ गया। ठीक है दोस्तों, फिर मैं इसको यूज़ करूँगा, इस रूल को, इस फॉर्मूले को यूज़ करूँगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, द वॉल्यूम इंटीग्रल। भाई वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना वेयर जहाँ v इज़ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ आर सेंटर एट द ओरिजिन इज इक्वल टू, मतलब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा मेरे को, इसका ये इंटीग्रल दे रखा है, ये ऐसा इंटीग्रल दे रखा है e की पावर माइनस आर का होल स्क्वायर या नेगेटिव साइन है दोस्तों। और यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ आर केप अपॉन आर स्क्वायर डी क्यूब आर, इसकी जो वैल्यू होती है ना मित्र, इसको मैं डिराक डेल्टा फंक्शन के टर्म में लिख सकता हूँ। इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 4 पाई डेल क्यूब ऑफ आर होती है। डाइवर्जेंस ऑफ आर केप अपॉन आर स्क्वायर की जो वैल्यू होती है 4 का पाई डेल क्यूब अपॉन आर केप, डिराक डेल्टा फंक्शन का यूज़ होगा। तो मैं आराम से e की पावर माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर 4 पाई डेल क्यूब ऑफ आर और डी क्यूब और आर रख सकता हूँ। और यहाँ पर r इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि डिराक डेल्टा r इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर मैं r इक्वल टू 0 रखूँगा, तो मेरे पास e की पावर माइनस 0, आर की वैल्यू यहाँ पर 0 पुटअप हो जाएगी, 0 हो जाएगा, मतलब 1 ही हो जाएगा, 4 पाई आ जाएगा। और फिर डी क्यूब ऑफ आर, और डी क्यूब ऑफ आर 1 ही होता है। ठीक है, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 पाई आंसर आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड 4 पाई मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आराम से, बहुत ईजी क्वेश्चन था भाई, जेएम लेवल का क्वेश्चन था, मतलब जेएम से भी सिंपल मान सकता हूँ मैं इसको तो। ठीक है, हाँ दोस्तों, अब थोड़ा भी और इजी क्वेश्चन आ गया भाई, जेएम की जान है ये, डी मॉर्गन थ्योरम, और आप बहुत से करे भी होंगे दोस्तों ने, ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है। इससे पहले प्रॉपर्टी बता देना चाहता हूँ मैं आपको, तो ये प्रॉपर्टी जरूर रिमेंबर कर लेना दोस्तों। a प्लस ए बार दोस्तों क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ए बार का मल्टीपल क्या होगा, 0 होगा।
ए प्लस वन करूँ 1 होगा, ए प्लस ए करूँ ए होगा, ए डॉट ए करूँ ए होगा, ठीक है। ए प्लस बी सी, ये जरूर प्रॉपर्टी याद रखना, ठीक है। ए प्लस बी सी को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ए प्लस बी ए प्लस सी। तो ए प्लस ए ये होता है एब्जॉर्प्शन रूल। क्या होता है दोस्तों? एब्जॉर्प्शन रूल। तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा? ए ही होता है। ये आता किससे है दोस्तों? आता उससे ही है। तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा दोस्तों? ए ही हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्प्शन रूल होता है ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्या होता है, ए कॉमन आ जाता है तो 1 प्लस बी, और 1 प्लस बी यानी कि ए प्लस बी, 1 प्लस ए करो या 1 प्लस बी करो क्या हो जाएगा? 1 ही होता है। तो ए डॉट 1 कितना होगा? 1 ही होगा। अब ए प्लस ए बार की वैल्यू कितनी होती है? ए प्लस बी। ये कैसे होगा? इसको मैं कर सकता हूँ इस रूल से, मल्टीपल रूल से कर सकता हूँ। ए प्लस ए बार ए प्लस बी, ए प्लस ए बार की वैल्यू कितनी होगी? 1, और ये ए प्लस बी, तो बचा क्या? ए प्लस बी। ये मेरा आंसर आएगा, ठीक है। अब इसको करते हैं। अब इसमें क्या पूछा गया है कि डी मॉर्गन थ्योरम का यूज़ करके इसका रिजल्ट निकाल लो, ये पूछा गया। अरे कोई बड़ी बात नहीं, पहले इसको पुटअप कर दो अंदर, ए बार प्लस ए सी। अब ए बार की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने तुझे दोस्त? 0, तो ये 0 पुटअप कर दिया, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। तो ए बार बी प्लस सी, ए बार बी सी प्लस सी बार, ठीक है। अब ये 0 हो गई, तो यहाँ पर हटा दे इसको, 0 हो गया, तेरा काम ख़त्म। अब तो इसको, अब इसको और पुटअप कर दे, ए सी ए बार बी प्लस ए सी सी, ए सी सी मतलब क्या होगा? सी ही होगा, क्योंकि ए भी क्या होता है? ए ही होता है। कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है मित्र, ठीक है। ये यहाँ पर कोष्टक बंद हो जाएगा, ए बार बी सी प्लस सी बार, ओके ओके दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ आराम से, ए सी कॉमन ले लूँ, यहाँ से ए सी कॉमन ले सकता हूँ ना भाई आराम से। नहीं ले सकता? अरे क्यों नहीं ले सकता यार? यहाँ से ए सी कॉमन आ जाएगा, ए सी कॉमन आ जाएगा तो ये ए बार बी प्लस 1 बन जाएगा, और ये यहाँ पर कुछ भी हो फिर 1 आ जाए तो ये पूरा 1 हो जाता है, हो जाता नहीं हो जाता? और यहाँ पर ए बार बी सी प्लस सी बार, तो यहाँ पर तो 1, तो मतलब कितना बचा? ए सी, ये 1 को क्या लिखना? हटाओ, फिर क्या बचा? ए बार बी सी प्लस सी बार। अब इसको अंदर और मल्टीप्लाई कर दो, तो ए सी, हाँ ठीक है, ए सी ए बार बी सी प्लस ए सी बार, तो सी बार कितना कर देगा? 0। इसको हटाओ, सी बार को 0 कर देगा तो सिस्टम बिगाड़ देगा, तो इसको हटा दो, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा। अब बचा मित्र ये मेरा ए सी ए बार बी सी, तो ए बार भी करके क्या कर देगा? 0। तो इसका जो ओवरऑल आंसर आ जाएगा दोस्त वो कितना आ जाएगा? 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से भी कर सकते थे अपन आराम से, वहाँ से भी हो जाता, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चल नेक्स्ट पार्ट करते हैं। आइगन वैल्यू निकालनी है, मैट्रिक्स दे रखी है, कैसे निकालोगे? अरे भाई कुछ वही जानते हो ना कि आइगन वैल्यू निकालनी है इस मैट्रिक्स की, तो सम ऑफ द ट्रेस, जो ट्रेस होता है उनका जो सम होगा वो आइगन वैल्यू का सम होता है। तो जो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू जो ट्रेस होता है, इस ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ आइगन वैल्यू। अरे होता है या नहीं होता मित्र? तो भाई उनका जो ट्रेस आ रहा है वो कितना आ रहा है? ट्रेस आ रहा है भाई 3 3 6 12, तो 12 आइगन वैल्यू का सम किस किस में आ रहा है? 2 4 6 12 इसमें आ रहा है। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट भी आ रहा है। ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है। मतलब या तो भाई साहब ए होगा या डी होगा। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट क्या होगा? इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है मित्र? इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए आ रहा है 3 3 3 × 6 12 18 माइनस आयोटा माइनस 6 आयोटा, रुक जा आयोटा करा, ये 0 करा, प्लस 6 आयोटा,
आयोटा स्क्वायर प्लस 18 हो गया, फिर माइनस आयोटा करा, फिर इसको करा -6 आयोटा करा, ठीक है, -6 आयोटा माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर वापस माइनस आया, तो 48 वहाँ कैलकुलेटर ले देगा दोस्त आपको। इतनी बड़ी कैलकुलेशन ही तो मार खाती भाई में एग्ज़ाम टाइम में जो कैलकुलेशन होती है ना वही भाई बहुत ज़्यादा नंबर कटवाती है। -6 कितना बचा 48, ठीक है। तो अब किन 3 को मल्टीप्लाई करने पर इस पर तो 0 आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। 6 × 4 कितना हुआ 24 × 2 48, तो मतलब मेरा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है, मल्टीपल ऑफ आइगन वैल्यू। तो 2 मैट्रिक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो लल्लू सा क्वेश्चन है यार, ये तो जानते होंगे, ये जेम का PYQ भी है, जेम का एजिटेड PYQ। इसलिए मैंने पहला जो वीडियो था इंट्रोडक्शन वाला उसमें यही कहा था कि भाई जेम के PYQ करके लाना, कि मुझे 5 से 6 क्वेश्चन तो एजिटेड मिल गए थे। इन द अब सेम फिगर दे रखा है, यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट थर्ड सेकेंड रीजन में क्या होगा, यही होगा। यहाँ पर गैस होगी नहीं होगी, फिर यहाँ पर वेपर, गैस, वेपर, फिर लिक्विड, और यहाँ पर सॉलिड। तो अच्छा क्वेश्चन था, जेम में भी आया हुआ है सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है। ओके चलो आगे बैठते हैं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड दैट इंड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है मेरे जो दोस्तों, और मुझे निकालना मैग्नेटिक फील्ड। तो अपन भाई ये मैक्सवेल इक्वेशन जानते हैं, जानते नहीं जानते। मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन में होती है कर्ल ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू कितना होता है -del_v/del t। तो भाई ई वेक्टर दे रखा है तो उसका जो कर्ल निकाल लेना भाई, तेरी दिक्कत क्या है, उसका जो कर्ल निकाल ले, तो तूने कर्ल निकाल लिया, यहाँ पुटअप कर दिया, तेरे आई के जे के और के की कोफिशिएंट को तूने यहाँ पुटअप कर दिया, वहाँ से तेने मैं आराम से मैग्नेटिक यहाँ से कोस वाली टर्म भी आ रही है, तो उस कोस वाली टर्म को तेने बाहर निकाल दिया, तो कोस वाली टर्म बाहर आ गई। अब तू यहाँ से जब डेरिवेटिव करेगा dt का, जब इंटीग्रेशन लेगा बोथ साइड, तो यहाँ पर जो कोस वाली टर्म रहेगी उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो तेरा मैग्नेटिक फील्ड कितना जाएगा, साइन आ जाएगा। इस प्रकार तेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ओके। तो ऑप्शन में तेरा डायरेक्ट आंसर पुटअप हो जाएगा। अब और ईजी क्वेश्चन देख भाई, इन बाइपोल जंक्शन ट्रांजिस्टर है, कलेक्टर करंट दे रखी है 100 मिली एम्पेयर की दे रखी है, इमीटर करंट दे रखी है I और 100.5 मिली एम्पेयर। भाई कुछ नहीं करना, वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन फैक्टर निकालना, करंट एप्लीकेशन फैक्टर, जिसे अपन करंट गेन भी कहते हैं, जो क्या होती है कॉमन इमीटर गेन होती है, कॉमन इमीटर गेन बोलते हैं ना, कॉमन इमीटर गेन भी बोलते हैं। तो I इज इक्वल टू IB प्लस I से जानते हैं, I की वैल्यू दे रखी पुटअप कर दिया, IB की वैल्यू इससे कर दिया, IB इज इक्वल टू क्या होगा IC/B बीटा, बीटा ही तो क्या है करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर या कॉमन इमीटर करंट गेन। तो IC, तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते गए, जो दे रखी है बीटा की वैल्यू आ गई जो 200 है, आराम से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था। अ सेट ऑफ एन कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप दे रखा भाई वायर का, ईच कैरी अ स्टेडी करंट I इन द सेम डायरेक्शन इज अरेंज किया जा रहा है इन अ प्लेन, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट लूप। भाई जो एन कॉन्सेंट्रिक मतलब होता है कि भाई एक ही सेंटर हो जिसके बहुत सारे सर्कुलर लूप हो, जैसे ये एक सेंटर है O, इसका ये फर्स्ट लूप, ये सेकेंड लूप, ये थर्ड लूप, ये फोर्थ लूप, ये फाइव्थ लूप, तो इसी प्रकार भाई इसके n लूप है, ठीक है। सेंटर सबका क्या है दोस्तों, OE है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप है भाई। रेडियस इनकी पहले वाले की A है, दूसरे वाले की R2 है, तीसरे वाले की R3 है, तो इस प्रकार से रिलेशन दे दिया, रेडियस में Rn इज इक्वल टू कितना दे दिया दोस्त, n/n-1। मुझे निकालने को बोल दिया कि भाई n सर्कुलर लूप है, इस पर भाई सेंटर पर मेरा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो मैं भाई बायो सावर्ट लॉ जानता हूँ, dB इज इक्वल टू μ0 आइडियल साइन थीटा,
थीटा बराबर 90 होगा, क्योंकि जो करंट होगा, कौन करंट कैरिंग लूप है, जो करंट होगा और जो रेडियस होगी, इन दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा वो कितना होगा दोस्तों, 90 डिग्री रहेगा। तो मैं आराम से इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, न्यू ज़ीरो आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये जो डी एल है ये क्या है, एक प्रकार से आर्क ही है। तो आर्क बराबर क्या होता है, रेडियस इंटू, अरे भाई ये जैसे मेरा सर्कुलर लूप है तो ये कितना गया, ये मेरा आर्क ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आर्क बराबर क्या होगा, तो आर्क बराबर रेडियस इंटू एंगल, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस नहीं होता क्या, तो आर्क बराबर कितना होगा, एंगल इंटू रेडियस। तो एंगल इंटू रेडियस, तो रेडियस रेडियस गया, स्क्वायर था तो एक आर बचा नीचे और ये फाई मतलब एंगल आ गया। अब ये कितना एंगल पर जा रहा है, तो एक सर्कुलर लूप की बात कर रहा है, पूरा एक सर्कुलर लूप की बात कर रहा है, तो इसका पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। तो 2 पाई इसका पूरा एंगल आ चुका है मित्र, और 2 पाई या 4 पाई से कट गया, तो न्यू जीरो फर्स्ट सर्कुलर लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आया V1 वो क्या आया, न्यू जीरो I/2R1, और R1 क्या है, फर्स्ट सर्कुलर लूप की रेडियस, जो अपन क्या बोल रखा, ए दे बोल रखा है। सेकेंड की बात करेगा तो न्यू जीरो I/2R2 आएगा, और R2 की वैल्यू कितना दे रखा है, Rn इक्वल टू एन Rn-1, एक रिलेशन दे रखा है। तो n बराबर 2 रखूँगा तो R2 इक्वल टू 2R1 आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पर R2 की वैल्यू मैंने क्या रख दी, 2R1 रख दी। अरे रख दी नहीं, रख दी मित्र, रख दी ना, मज़ा आ गया। चल B3 निकालूंगा इसी प्रकार, न्यू जीरो I/2R3। तो R3 की वैल्यू क्या रखूँगा मैं, n-1 3R2, तो ये 3R2, ये 2 तो बाहर आएगा, इसलिए 3 × 6, ठीक है। इसी प्रकार जब n आएगा तो n Rn रखूँगा तो n Rn-1, इस पर इनका सम करूँगा, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है n सर्कुलर लूप के कारण, बिल्ड कहाँ पर निकालना है दोस्त, सेंटर पर निकालना है। तो सम इसको करूँगा भाई, पहले लूप का निकाल लिया, दूसरे लूप का निकाल लिया, ये फर्स्ट का निकाला, सेकंड का निकाला, थर्ड का निकालो, तो n, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एक सेंटर पर निकालूंगा, और सब में सेम करंट जा रही है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेम ही तो होगा मित्र। क्या बोल रहा, सेम डायरेक्शन में अरेंज हो रहे हैं ना प्लेन में, जो करंट जा रही है स्टेडी करंट वो सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो तू भाई अपना जो राइट हैंड पकड़ और घुमा किसकी तरफ, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड की जो थंब की डायरेक्शन आएगी वो कितना होगी, आउटर द प्लेन के आउटर आएगी। तो तेरी जो सेम डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो सम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा सबका। तो R1 बराबर ए, सबको सम कर दिया, न्यू जीरो I/2 कॉमन आ रहा है, 1/R 1/2 आ रहा, तो 2 फैक्टोरियल लिख दिया इसको। यहाँ पर 3 × 2 आया था, तो इसको क्या कर दिया दोस्तों, 3 फैक्टोरियल लिख दिया। अरे लिख दिया नहीं लिख दिया, ये 3 × 2 को 3 फैक्टोरियल लिख दिया, क्योंकि मेरे को जुगाड़ करना था ई की टर्म में, क्योंकि एक्सपोनेंशियल e⁻x की वैल्यू कितनी होती है, 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर e दे रखा, तो e x बराबर 1 रख दूंगा, तो e की वैल्यू कितनी है कि 1 + x की वैल्यू 1/1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर तो भाई 1/1 फैक्टोरियल नहीं आ रहा, तो मैंने कर दिया कि +1 को ऐड कर दिया, +-1 को ऐड कर दिया, तो ये +1 को ऐड करने से 1/1 फैक्टोरियल यहाँ पर आ चुका है। तो ये e बन गया, और ये -1 के कारण e-1। तो मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई थी दोस्त, न्यू जीरो I/2a e-1। बहुत शानदार क्वेश्चन था, मज़ा आ गया क्वेश्चन देखकर, शानदार तो क्या इजी था, ठीक ठाक क्वेश्चन था, इतने से लल्लू क्वेश्चन करा गए। ठीक है मित्रों, मज़ा आया, आगे बढ़े। चल भाई, हैमिल्टनियन 2 डायमेंशनल क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्वेश्चन है। इज h बराबर px² + 2m + py² + ½ m⍵²x² + 2m ω²y²। तो डीजनरेसी ऑफ द एनर्जी लेवल निकालना, एनर्जी लेवल E = 27/2 h⁻⍵. तो मेरे को एनर्जी की डीजनरेशन निकालनी है, वो कितनी होगी। हैमिल्टनियन गिवन था, इसको भाई थोड़ा अच्छे से फॉर्म में लिखेंगे। तो ओमेगा से इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, और यहाँ पर क्योंकि मेरे को हाफ टर्म तो लानी है, क्योंकि ½ m⍵²,
वाई स्क्वायर मेरा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो मेरे को हाफ करने के लिए ऊपर भी करना पड़ेगा, तो हाफ और ये 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 बन गया। 4 कहाँ जाएगा, एम तो कौन 4 इसके अंदर जाएगा, तो 2m ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर में 4m ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो ओमेगा वाई की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2 ओमेगा बन जाएगी। इस टर्म में मुझे लिखना पड़ा। तो ओमेगा एक्स की वैल्यू आ गई, ओमेगा वाई की वैल्यू आ गई। अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी नेट में भी पूछ लिया जाता है ये। तो एनर्जी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, एन एक्स प्लस हाफ एच कट ओमेगा एक्स, एन वाई प्लस हाफ एच कट ओमेगा वाई। तो मेरे पास जो एनर्जी हो जाएगी एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, एन एक्स प्लस 2ny और प्लस 3/2 एच कट ओमेगा। क्योंकि ओमेगा एक्स की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, ओमेगा थी, और ओमेगा वाई की वैल्यू कितनी थी, 2 ओमेगा थी। तो इन सबको यहाँ पुटअप करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद एच कट ओमेगा बाहर लेगा, एन एक्स एन वाई और सब कॉन्स्टेंट कन्वर्ट होगा। और मैंने इसको किसके इक्वल कर दिया, 27/2 के इक्वल करा, क्योंकि मुझे ही एनर्जी आइगन वैल्यू जब 27/2 एच कट ओमेगा होगी तो डीजनरेसी क्या होगी वो मुझे निकालनी थी हार्मोनिक ऑसिलेटर की। तो भाई इसके लिए मेरे पास ये 3/2 उधर जाएगा, तो एन एक्स प्लस एन वाई 2ny इज इक्वल टू 27/2। अरे भाई साहब ये इक्वल हुआ नहीं हुआ, ये इक्वल हुआ, ये इसको इधर भेज दिया तो -3/2 मतलब 24/2 मतलब 12 बचा। तो एन एक्स प्लस 2ny की वैल्यू मेरे पास कितनी बचेगी, 12। तो 12 के लिए एन एक्स और एन वाई की वैल्यू क्या कंडीशन हो, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो मेरी डीजनरेसी कहलाएगी। भाई जब 2,5 होगा जब भी 12 आंसर आएगा, सम 12 आंसर आएगा। 4,4 होगा जब भी, मतलब 4 + 2 × 4 मतलब 8 + 4 करूँगा जब भी मेरे पास 12 आंसर आएगा। 12,0 रखूँगा एन एक्स की वैल्यू 12 रखकर और एन वाई की वैल्यू 0 रखूँगा, तब भी मेरे पास टोटल 12 आंसर आएगा। एन एक्स की वैल्यू 10 रखकर एन वाई की वैल्यू 1 रखूँगा जब भी मेरे पास 12 आंसर आएगा। एन एक्स की वैल्यू 0 रखकर मैं एन वाई की वैल्यू 6 रखूँगा जब भी 12 आंसर आएगा मित्र। और एन एक्स की वैल्यू 8 रखकर एन वाई की वैल्यू 2 रखूँगा जब भी 12 आंसर आएगा। एन एक्स की वैल्यू 6 रखकर एन वाई की वैल्यू 3 रखूँगा जब भी दोस्त मेरा 12 आंसर आएगा। इस प्रकार मेरे पास 7 डीजनरेसी बन जाएगी। तो 7 पॉसिबिलिटी बन रही है, तो वही तो मेरे पास 7 पॉसिबिलिटी में सेम एनर्जी आइगन वैल्यू आ रही है, तो वही मेरी डीजनरेसी कहलाती भाई। तो मेरे पास डीजनरेसी क्या हो जाएगी, 7 इज अ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कंसीडर करना है हर्मिटियन ऑपरेटर दे रखा है, विद प्रॉपर्टी दे रखी है कि भाई a⁴ आइडेंटिटी होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ कर रहेगा आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो आइगन वैल्यू ऑफ ए बताना है, तो मैं ऑप्शन टू ऑप्शन चेक करूँगा ना मित्र। तो ऑप्शन ए को चेक करता हूँ पहले। मेरे को 2 तो पता चल गई, ए की आइगन वैल्यू कितनी होगी 0,a। अब a⁴ की आइगन वैल्यू कितनी होगी वो इस पर डिपेंड करेगी। अरे करेगी नहीं करेगी। ए के आइगन वैल्यू के पेयर मुझे दे रखे हैं, तो ए के मेरे को दे रखे 0,a, तो a⁴ के मेरे पास हो जाएंगे। अब ए का मैं ऑर्डर मान लेता हूँ 4,4 का, सीधी सी बात। तो ये माना कि λ3 और तो λ1 λ2 होगी, अनदर जो आइगन वैल्यू होगी वो λ1 λ2 हो जाएगी। कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने तो क्या करा था, a⁴ इज इक्वल टू आइडेंटिटी था, तो भाई सीधा सा मैं इसको λ⁴ इज इक्वल टू 1 कर दिया। तो λ इज इक्वल टू क्या पॉसिबिलिटी बन रही थी, क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, λ⁴ -1 इज इक्वल टू 0। तो λ² का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू λ² -1 और λ² +1। तो λ की वैल्यू +-1 तो आई थी, इसके अलावा λ की वैल्यू +- आयोटा भी आई थी। तो λ की वैल्यू +-1 आ रही है, मतलब बी ऑप्शन सही था। मैंने ऐसे इसको सही कर दिया था। और इसको और अच्छे तरीके से आप चेक करने के लिए ऑप्शन टू ऑप्शन भी देख सकते हैं। मैंने पहला ऑप्शन उठाया, एक की 0,1 और दूसरे की मैंने λ1 λ2 कर दिया। a⁴ कर दूँगा तो ये 0 1⁴ मतलब 1 ही बनेगा, λ1⁴ और λ2⁴, ठीक है। तो
जो प्रॉपर्टी हो रही है ए की तरह बन गया, और सम ऑफ आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यू कितना हो रहा था, मतलब ट्रेस निकालने की बात कर रहे थे, जब कितना हो रहा था 0 + 1 + λ1 + λ2 इजिकल टू, अब यहाँ पर जो सम ऑफ आइगन वैल्यू निकालने की बात कर रहा हूँ 0 + 1 λ1 की पावर 4 + λ2 की पावर 4, अब ये आइडेंटिटी आ रहा है, तो आइडेंटिटी 4,4 का ऑर्डर है, तो यहाँ पर 4 आंसर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4 का डिटर्मिनेंट होता है, क्योंकि वो आइडेंटिटी के इक्वल हो रहा है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी किसके इक्वल होता है, 1 होता है। तो इसका जब डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो 1 आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4, जब ऑप्शन ए की बात कर रहा हूँ तो नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है, क्योंकि वो नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है। ऐसे तो आना क्या चाहिए, क्योंकि सम ऑफ मल्टीपल ऑफ आइगन वैल्यू, मल्टीप्लाई ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है, डिटरमिनेंट होता है ए की पावर 4, और ए की पावर 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो इसका आंसर डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 4 का कितना आना चाहिए, 0। ये 0 नहीं आ रहा है दोस्त, 0 नहीं आ रहा है, इक्वल 1 आ रहा है, पॉसिबल में तो होना चाहिए, बट ये इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई ऑप्शन बी में यदि मैं ऑप्शन इस प्रकार ले सकता हूँ, ऑप्शन ए इज नॉट सेटिस्फाई। इसी प्रकार दोस्तों मैं ऑप्शन बी को कंसिडर करके चलता हूँ, तो ऑप्शन बी मेरा क्या बोल रहा है कि ए के पास कितना होना होगा, 1, -1 तो होगा ऐसा नहीं, साथ में एक λ1 λ2 भी होगा। जब ए की पावर 4 कर दिया तो ये 1 की पावर 4 -1 की पावर 4 कितना होगा, 1 ही हो जाएगा, λ1 की पावर 4 और λ2 की पावर 4 हो जाएगा। अब मैं इसका जब ट्रेस कर रहा हूँ 1 + 1 + λ1 की पावर 4 λ2 की पावर 4 इजिक्वल टू 4 आ रहा है। ट्रेस ऑफ ए की पावर 4 इजिक्वल टू ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी, क्योंकि ए की पावर 4 किसके इक्वल आइडेंटिटी के, तो आइडेंटिटी का जो ट्रेस होगा, अरे यार आइडेंटिटी ये 1 1 1, ये 0 0 0, बाकी सब 0 होगा, तो डायगोनल एलिमेंट का जो सम होगा 4 ही तो होगा, 4 आना चाहिए। क्या 4 आ सकता है, जब λ1 λ2 की वैल्यू कितना हो जाए, 1 1 हो जाए, ठीक है। अब मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4 का देखता हूँ, तो आइडेंटिटी के हिसाब से उसके 1 आना चाहिए, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4 कर रहा हूँ, तो 1 × 1 × λ1 की पावर 4 × λ2 की पावर 4 इजिक्वल टू 1 आ सकता है, जब λ1 λ2 की वैल्यू 1 हो जाए, और इसमें भी आ सकता है जब λ1 λ2 की वैल्यू 1 हो जाए। दोनों पॉसिबिलिटी शो कर रही हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज सेटिस्फाई, ऑप्शन बी इज सेटिस्फाई। ये अच्छा तरीका है, बट मैंने डायरेक्ट कैसे कर लिया था कि ए की पावर 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा था, लैम्डा की पावर 4 इजिक्वल टू 1, इससे मैंने करके आराम से निकाल लिया कि +-1 बनेगा आराम से एक पेयर, तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये एक लोकेशन ऑफ सीजियम क्लोराइड आयन दे रखा है, सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल दे रखा है, वेरिएबल लेटिस सीजियम क्लोराइड क्या होगा, सिंपल क्यूबिक होगा, ये आप जानते होंगे, ठीक है। थ्योरी का क्वेश्चन है, ये आप जानते होंगे। हाँ, ये थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। एक जनरेट करंट दे रखी है IJ फॉर द एग्जिस्टिंग करंट सर्किट इज 1.33 मिलीएम्पेयर, 2 मिलीएम्पेयर या 1 मिलीएम्पेयर नैनो वोल्टेज। तो भाई सबसे पहले तो देखना पड़ेगा जनरेट जो डायोड है ये ऑन है या नहीं। तो फॉर चेक करने के लिए मुझे करंट निकालना पड़ेगा। तो करंट करने के लिए करंट क्या होगा, 40/30। इस जनरेट डायोड को मैं ऑन रखूँगा तो रेजिस्टेंस कितने हैं, 10 और 20। तो 40/30 कितने हो गए दोस्त, करंट इक्वल टू कितना होगा, 4/3 मिलीएम्पेयर। और वोल्टेज कितना हो जाएगा, 4/3 इंटू करस्पॉन्डिंग जनरल वोल्टेज कितना है, 20। तो मेरे पास जो वोल्टेज आया करंट इंटू 4 इंटू 20 मतलब 80/3। जब ये वोल्टेज जनरेट वोल्टेज से एक ज़्यादा हो जाता है तो मेरे पास जनरेट डायोड क्या हो जाता है दोस्त, ऑन हो जाता है। जनरेट डायोड क्या हो जाता है दोस्त, ऑन हो जाता है। तो जनरल क्या है, ऑन है, तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ कि इसमें I करंट जा रही है, इसमें I-1 करंट जा रही है, उधर I1 करंट जा रही है। तो I1 RL जो लोड रेजिस्टेंस है यहाँ पर VJ/RL होगा, क्योंकि VJ के पैरेलल है ये क्या हो रहा है, VJ के पैरेलल 20/,
RL की वैल्यू कितनी रखी है 20 किलो ओम। तो यहाँ पर I1 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 10⁻⁻1 एम्पियर। और I ऑफ R की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त 40। अब यहाँ पर मैं आराम से क्या लगा सकता हूँ, इस VJ को मैं आराम से क्या पुटअप कर सकता हूँ, ये ऑन हो गया ना। अब ये ऑन हो गया तो इसके डायोड की जगह मैं आराम से ये साइन लिख सकता हूँ, ये 20 वोल्ट। तो यहाँ पर मैं आराम से KVL लगा सकता हूँ। तो +14, तो KVL इन फर्स्ट लूप, तो +14 जिधर से घुसा उधर का साइन -20, और फिर यहाँ पर VR में गया तो माइनस साइन आएगा, क्योंकि जब जा रहा हूँ तो VR IR इज इक्वल टू 0। तो IR 40-20, तो करंट की वैल्यू कितनी होगा, रेजिस्टेंस नीचे चल जाएगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 10 किलो ओम। तो यहाँ से I ऑफ R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40-20 अपॉन 20, क्योंकि जनरेटर ऑन हो गया ना। तो यहाँ पर करंट ऑफ I की वैल्यू आ जाएगी, I1 की वैल्यू आ जाएगी। तो जेनर जो डायोड हो जाएगी इसकी करंट की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि I इज इक्वल टू क्या है I-1, कि I तो यहाँ से जा रही थी, I1 इसमें जा रही थी, ठीक है। तो I-1 की वैल्यू कितनी आएगी 2 × 10⁻³ इज इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर। तो 1 मिली एम्पेयर में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था, ये भी जेम में आया हुआ है यार, जेम का PY देखना है, क्वेश्चन है इसका, ठीक है। चलो ये तो भाई कुछ भी डाटा चेंज नहीं करा है इन्होंने, डायरेक्ट ही ठोका है विद डाटा। जेम का क्वेश्चन है, प्रिंसिपल है, फेल्डमैन प्रिंसिपल। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, सेम ही होगी। इंटेंसिटी उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। इमेज फ्रॉम द L1 L2 L2 डिनोट द ऑप्टिकल पाथ लेंथ ऑफ द 3 रे। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होगी, इक्वली होगी, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। गिवन अ क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर दे रखा है, व्हाट आर द मिलर इंडिकेट्स ऑफ अ प्लेन दैट इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट a, y एक्सिस एट a/2 एंड z एक्सिस एट a/3। तो 1,2,3 दे रखा है। तो मेरे को भाई x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पर जो इंटरसेक्ट दे रखे थे वो निकालना है, मुझे प्लेन निकालना है। अब क्या होगा, तो जो इंटरसेक्ट दे रखे थे a/2 और a/3, इन इंटरसेक्ट से मुझे प्लेन निकालना है। तो मैं आराम से प्लेन निकाल सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे क्या करना है दोस्तों, 1,2 को, तो मेरे को क्या करना है, सबका LCM लेना है, LCM लेकर मल्टीप्लाई करना। तो LCM क्या होगा 6 आ जाएगा। तो 6 जो मेरा LCM आएगा उससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मैं a को हटा देता हूँ, 1/2 1/3। तो LCM क्या होगा मेरे पास 6 और 6। तो मेरे पास 6,3,2। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, प्लेन बन जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या मतलब, इजी क्वेश्चन है। द लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट y ऑफ द एडजेक्शन सर्किट। पॉज करो, ट्राई करो उसको, क्या आंसर आएगा यार, इतना इजी क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ P बार बन जाएगा, यहाँ P बार बन जाएगा। अब यहाँ पर ये कर क्या लगा हुआ है दोस्त, नोर गेट लगा हुआ है। और यहाँ पर क्या आ रहा है Q, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है Q, यहाँ पर R, यहाँ पर Q और R। ये एंड गेट है, Q.R का बार लग जाएगा। यहाँ पर P बार प्लस Q का बार लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नोर गेट है, यहाँ पर नेंड गेट है। ये मेरा क्या था दोस्त, नेंड गेट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P बार लगेगा प्लस Q का फिर बार लगेगा, क्योंकि यहाँ पर नोर गेट है, ठीक है। तो यहाँ पर Q, तो यहाँ से करता हूँ मैं, इसमें पुटअप करता हूँ। तो इसमें पुटअप करने के लिए P बार को खोलना पड़ेगा, फिर ये Q बार बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो प्रिंसिपल लग जाएगा डी मॉर्गन थ्योरम। फिर प्लस लग कर ये आएगा यहाँ पर Q बार प्लस R बार, ठीक है, Q बार प्लस R बार।
कि यहाँ पर लाना है और फिर टोटल पर बार लगेगा भाई, टोटल पर बार लगेगा फिर, ठीक है। फिर यहाँ पर एस आएगा, यहाँ पर एस पर प्लस एस करके फिर टोटल पर फिर वापस बार लगेगा। बहुत भारी चीज़ है। फिर यहाँ पर जो, क्योंकि ये और ये दोनों कट जाएंगे ना, नोट नोट करके फिर मतलब ये एंड ही बन जाएगा, तो ये बार हट जाएगा ना, फिर ये बार हट जाएगा। यहाँ तक वाई पर आते आते ये बार हट जाएगा, ये नोट लग गया ना, तो वाई पर आते आते ये बार हट जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू मेरे पास आंसर आ जाएगा पी डॉट क्यू बार, क्योंकि बार से बार कट गया, प्लस क्यू बार प्लस आर बार प्लस एस, ठीक है। कारण ये है ना दोस्त, ये ऐसे कंसिडर नहीं कर रहा, ये ऐसे कंसिडर कर रहा है। जैसे जैसे तुमने डायरेक्ट रखा ना, तो ये से मैंने को खोल दिया था, तो खोलने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों को सम कर दो बस, सीधा सही है। लेकिन इन्होंने कुछ इसमें हेरा फेरी नहीं करी है, ऐसा वैसा ही करा है। प्लस ये क्यू डॉट आर का बार करा था, जैसे अपन यहाँ पर कर रहे थे, फिर सम करके बार लगा दिया, फिर प्लस एस कर दिया, फिर नोट नोट यहाँ पर कट गए, क्योंकि यहाँ पर भी नोट आ रहा है, फिर यहाँ पर भी नोट आ रहा है। इन्होंने सीधा करा था, कुछ चेंजेस नहीं करना। यदि मैं अच्छा खासा दिमाग लगाता, जेम तो इससे भी अच्छा दिमाग लगाता। जेम क्या करता है कि भाई इसको भी खोलो, इसको खोलने के बोलता ये पी बार बार प्लस क्यू बार, तो ये पी डॉट क्यू बार बनता, ये क्यू बार प्लस आर बार बनता। आंसर तुम्हारा यहीं आ गया, ऑप्शन ए, ठीक है। और प्लस एस, अच्छा खासा दिमाग लगा था, पी डॉट क्यू बार प्लस आर बार। अब क्यू बार कॉमन ले लेता, अब क्या कर लेता दोस्त, ये क्यू बार कॉमन ले लेता, क्यू बार कॉमन लेकर पी प्लस वन प्लस आर बार प्लस एस, तो ये क्यू बार और ये ए प्लस वन कितना हो, पी प्लस वन कितना हो, वन ही बनेगा, प्लस आर बार प्लस एस। तो ये आप इसको क्या बोलता, क्यू डॉट बार कर, फिर वापस बार कर प्लस एस, ये क्या करता है क्यू आर प्लस एस। ये यदि अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता टी एफ आर वगैरह, या जेब में भी अच्छा दिमाग लगाया था इससे, तो यार तो डायरेक्ट दे दिया, ये ऐसा ही कर लो बस, मतलब यहाँ तक ले जाता है यार हमसे, कोई दिक्कत नहीं थी, तो दिमाग लगाने की ज़रूरत थी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक आइडियल हीट इंजन दे रखा है, ऑपरेट कर रहा है कार्नो साइकिल में बिटवीन द 227 डिग्री सेल्सियस और 127 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। एब्जॉर्प्शन हीट दे रखी है दोस्तों 6 × 10⁴ जूल हाई टेम्परेचर। अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड टू वर्क, भाई वर्क निकालना है अपन को, क्या निकालना है दोस्त, वर्क निकालना है। तो वर्क कैसे निकालेगा तू, तो वर्क निकालने के लिए इफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। इफिशिएंसी क्या होगी, 1 - T2/T1। तो T2 को मैं जो टेम्परेचर था उसको मैंने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, 1 - 400/500 1/5। तो इफिशिएंसी इज इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, वर्क डन अपॉन हीट। तो यहाँ से तुम वर्क डन निकाल सकता है। तेरे को हीट दे रही कितनी, 6 × 10⁴, तो आराम से तेरा वर्क डन निकल गया 1.2 × 10⁴ जूल। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कर लिया अपन ने, इवन स्टेट आई थी, ठीक है। ये भी कर लिया, 240% था एफिशिएंसी वाला कर लिया था। हाँ, एक माइकलसन मोले इंटरफेरोमीटर एक्सपेरिमेंट था जिसमें 200 फ्रिंजें क्रॉस हो रही है टू द फील्ड ऑफ द वी। ये थोड़ा बीएससी लेवल क्वेश्चन था, ये जेएमएम में कंपटीशन एग्ज़ाम में नहीं आता है, ये क्वेश्चन पढ़ाया भी नहीं जाता, बहुत कम पढ़ाया जाता है। हाँ, एक बार आया था माइकलसन फेरोमीटर से फ्रिंज से रिलेटेड क्वेश्चन 2023 में, पिछले बार पूछा गया था। 200 फ्रिंजें दे रखी है, क्रॉस करी जाती है टू द फील्ड ऑफ द व्यू व्हेन द मिरर इज डिस्प्लेस किया था 0.06 मिलीमीटर। फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ लाइट। नंबर ऑफ फ्रिंज दे रखी है दोस्तों कितनी, 200। डी दे रखा है डिस्प्लेस थ्रू 0.06 मिलीमीटर। तो डी इज इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, 0.06 मिलीमीटर में को दे रखा है। तो अपन वेवलेंथ जानते हैं कि एन लेमडा इज इक्वल टू 2D होगा। तो लेमडा इज इक्वल टू 2D/n होता है। एन क्या होगा, नंबर ऑफ फ्रिंज रिप्रेजेंट करेगा। डी क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, कितना डिस्प्लेस हो रहा है मिरर के द्वारा। तो यहाँ से मैं आराम से वेवलेंथ निकाल सकता हूँ, निकाल सकता 2D/n लगा के। ओके,
ये मैंने कर ही लिया। आगे बढ़ते हैं। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। क्या था यार, चल सेम क्वेश्चन आ गया यार। ये वो एम्पलीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन था। चल ये क्वेश्चन थोड़ा, अरे यार एम्पलीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन था। चलो पुटअप करना भूल गया मैं। रुक जा दोस्त, अभी बताता हूँ तुझे, 2 मिनट रुक। स्लाइड थोड़ी इधर से उधर हो गई। कहाँ गया? क्वेश्चन बताना नहीं तो फिर आंसर बताने क्या मजे लग है यार। सही है ना? ये रहा। एक क्या था कि एम्पलीट्यूड दे रखा था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन दे रखा था, ऑडियो सिंगल दे रखा था 1 किलो हर्ट्ज का। यूज़ किया रहा मॉड्यूलेटर अ कैरियर ऑफ द 500 किलो हर्ट्ज। द रिक्वायर्ड बैंडविड्थ अपन को निकालनी थी, तो बैंडविड्थ पूछ रहा था। तो कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। तो भाई मेरे को बैंडविड्थ पूछ रहा था आंसर में। मेरे को ऑडियो सिंगल दे रखा था 1 किलो हर्ट्ज का, और कैरियर मॉड्यूलेटर सिंगल दे रखा था 5 किलो हर्ट्ज का। तो ऐसा क्वेश्चन था। मेरे को बैंडविड्थ पूछ रहा था। बैंडविड्थ क्या होती है दोस्तों मेरी, यह बता देता हूँ मैं आपको। ये रहा ये इसको बता देखो। तो एफ सी में आपको क्या दे रखा था, 500 किलो हर्ट्ज। एफ एम दे रखा था, मतलब मॉड्यूलेटर सिंगल की फ्रिक्वेंसी क्या दे रखी थी, 1 किलो हर्ट्ज। और ये कैरियर सिंगल की फ्रिक्वेंसी दे रखी थी 500 किलो हर्ट्ज। तो मैं जानता हूँ कि जो एफ सी होता है, और एफ सी माइनस एफ एम और एफ सी प्लस एफ एम, इस प्रकार से फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के वर्सेस वाई एक्सिस पर एम्पलीट्यूड होता है, और एक्स एक्सिस पर फ्रिक्वेंसी के वर्सेस इस प्रकार से बनता है। तो जो बैंडविड्थ हो जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगी, एफ सी प्लस एफ एम माइनस एफ सी माइनस एफ एम। तो दैट इज कॉल्ड, ये मेरी बैंडविड्थ हो जाएगी। तो मेरे पास बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, 2 एफ एम। तो 2 एफ एम क्या होगा, 2 × 1, तो 1, तो 2 किलो हर्ट्ज मेरा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब इसी क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर दे रखा है दोस्तों, हैज़ एन इनपुट 220 वोल्ट अपन को RMS में दे रखा है। विद द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दे रखा है, एज द टर्न और रेशियो दे रखा है 8:1। इग्नोरिंग द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड, द पीक लोड वोल्टेज विल बी क्लोज टू। तो अपन जानते हैं दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर होता है, वो ट्रांसफार्मर जो दोस्तों वोल्टेज का जो रेशियो होता है, इनपुट और आउटपुट में वोल्टेज का जो रेशियो होता है, वो N1/N2, मतलब प्राइमरी जो कॉइल्स का जो नंबर ऑफ टर्न्स और जो आउटपुट जो सेकेंडरी जो कॉइल्स है उनका जो नंबर ऑफ टर्न्स है, उसके रेशियो के इक्वल होता है। अब मेरे को यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट दे रखी है, वो भी RMS में दे रखी है। बट अपन को यहाँ पर जो V1/V2 N1/N2, ये जो रेशियो होता है ट्रांसफार्मर के लिए होता है, इसमें जो V1 होता है पीक वोल्टेज होता है। तो यहाँ पर जो पीक वोल्टेज का RMS में क्या रिलेशन होता है, VRMS = V1/V/√2। V1 क्या होता है, पीक वोल्टेज होता है 220√2। तो मैं आराम से V1 की वैल्यू 220 × √2 कर सकता हूँ। तो यहाँ से आराम से निकाल सकता हूँ 220√2/V2 = 8/1। इन दोनों का रेशियो 8/1 दे रखा। तो V2 की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है दोस्तों, कितनी आ चुकी है, 220/8 × √2। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 39 वोल्ट के आंसर। मेरा जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट दे रखा था। तो ऑब्जेक्ट दे रखा है, मास m दे रखा है, इन 1 डायमेंशनल पोटेंशियल दे रखा है, परफॉर्म V ऑफ x। स्मॉल ऑक्सीलेशन कर रहा है। मेरे को टाइम पीरियड ऑफ द दिस, मेरे को दोस्तों टाइम पीरियड निकालना है ऑफ दिस ऑक्सीलेशन का। तो मैं टाइम पीरियड कैसे निकालूंगा, वो मुझे पता लगना पड़ेगा। तो टाइम पीरियड कैसे निकाल सकता हूँ दोस्त, तो मेरे पास जो ओमेगा होगा वो किसके इक्वल होगा, √2k/m। तो यहाँ पर k जो होता है वेव प्रोपगेशन वेक्टर होता है, और यहाँ पर जो k होता है वो क्या होता है, डबल डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल अपॉन x² = x.s = x0x स्टेशनरी पॉइंट पर होता है, जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो k मेरे क्या होगा, पोटेंशियल का डबल डेरिवेटिव होगा, पार्शियल डेरिवेटिव होगा x = x0 पर। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल दे रखा था, पोटेंशियल का मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव करा, तो उससे मैंने निकाल लिए पॉइंट्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई,
3,1। तो मैंने डबल डेरिवेटिव निकाला तो मेरे पास 2x-4 आंसर आया। तो मेरे पास जब x बराबर 1 पकड़ा तो ये तो y वैल्यू नेगेटिव आ गई -2, तो ये नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा बराबर √k/m होता है, तो k की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए ना भाई। तो यहाँ पर जब मैं x बराबर 3 रख रहा हूँ तो भाई ये 0 से बड़ी नहीं आ रही है, ये 2 आ रहा है, तो ये 0 से बड़ी आ गई। यहाँ पर x बराबर 1 पर 0 से बड़ी नहीं आ रही थी, x बराबर 0 से बड़ी आ गई, तो मेरे पास इस पॉइंट को रख दूंगा तो 2/m हो जाएगा। बट मुझे टाइम पीरियड निकालना, ना कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या था, t/2π/ω। तो t इक्वल टू क्या होगा, 2π√m में √m/ω की वैल्यू क्या है 2/m, तो ये उल्टा चल गया इसका। तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। एक गैस दे रखा था, अंडरगोज आइसोकोरिक प्रोसेस था, वेयर जहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था भाई 400 केल्विन से 800 केल्विन के मध्य। इफ यदि द इनर्शियल प्रेशर 100 किलो पास्कल है तो व्हाट इज द फाइनल प्रेशर। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस दे रखा था, आइसोकोरिक प्रोसेस दे रखा था, प्रेशर जो होगा प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। तो P1/P2 = T1/T2। तो 100 किलो पास्कल अपॉन P1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 किलो पास्कल, P2 की वैल्यू निकालनी है, फाइनल प्रेशर की वैल्यू निकालनी है। T1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 400 से 800 तक, तो T1 की वैल्यू 400 अपॉन T2 की वैल्यू 800 रख दी, 1/2 हो गए दोनों का रेशियो। P2 की वैल्यू भाई ये क्लास 9 का क्वेश्चन है, बच्चा कर ले इसको, क्लास 9 या 7th 8th का स्टूडेंट कर ले इसको। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस, ये देखो प्रोटॉन दे रखा है भाई, सीजियम का दे रखा है, सोर्स दे रखा है, कोलाइड कर रहा है भाई, एक गामा रे फोटोन इमिट कर रही है सीजियम से, कोलाइड कर रहा है और इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है भाई शुरुआत में। अब ये जब इस पर कोलाइड करेगा सीजियम, भाई साहब ये सीजियम था, ये भाई साहब आए गामा रे, तो गामा रे जब इस पर आए, इस पर कोलाइड करे, कोलाइड करने के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अभी इलेक्ट्रॉन किस एंगल से बाहर निकला, किस एंगल से स्कैटर हुआ, वो स्कैटर एंगल निकालना है। तो यहाँ पर कॉम्पटन वेवलेंथ होगा, तो कॉम्पटन वेवलेंथ क्या होता है, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा सी 1 - cos थीटा h/m0 c 1 - cos थीटा। लैम्डा सी इज इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ, तो 6.6 न्यूटन की h/m0 c की वैल्यू क्या होती है दोस्त, लैम्डा सी। ये सब m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, c स्पीड ऑफ लाइट, सबकी वैल्यू रखने के बाद 0.064 0.024 एंगस्ट्रॉम, दैट इज कॉल्ड कॉम्पटन वेवलेंथ की वैल्यू होती है। ये डायरेक्ट जे में पूछा गया था, डायरेक्ट वैल्यू पूछ ली कॉम्पटन वेवलेंथ की, याद रख लेना मित्र 0.024। कॉम्पटन शिफ्ट तुम्हें दे रखा है, ये मेरा डेल्टा लैम्डा मेरा कॉम्पटन शिफ्ट है, सबकी वैल्यू दे रखी है, थीटा की वैल्यू निकाल ले, 30 आंसर आएगा, 30 डिग्री आंसर आएगा। ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन भाई। ऑब्जेक्ट है, मूविंग कर रहा है, वेलोसिटी भी वेक्टर इन अ फ्रेम विच रोटेट विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, द कोरिलेस फोर्स एक्सपीरियंस। तो कोरिलेस फोर्स बताना है, तो भाई कोरिलेस फोर्स परपेंडिकुलरली तो होता है v, और कोरिलेस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है 2/m v×ω। तो ये दोनों परपेंडिकुलर ही तो होते हैं, v और ओमेगा के होते नहीं होते मित्र। तो कोरिलेस फोर्स वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन दोनों के परपेंडिकुलर ही तो होता है। ये जेम का एजिडेट क्वेश्चन बता देता हूँ तुझे, 2016 में जाके देख लेना, जेम 2016 का सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है। एक इंस्टेंट दे रखा है, सोन दे रखा, 3 पॉइंट दे रखे हैं, मास दे रखा है m 2m 3m, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यूनिट साइड है दे रखी है, 1 मीटर दे रखा है। ठीक है, एज्यूमिन करना है g इज अ ग्रेविटेशन कांस्टेंट, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क ऑन द मास 3m अबाउट द पॉइंट O एट दैट इंस्टेंट मुझे निकालना है। तो भाई सुन, किस पर निकालना है, 3m भाई साहब पर टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू r×f। r इज द परपेंडिकुलर लेंथ, f इज द फोर्स ऑफ टोटल फोर्स ऑफ द 3m। तो 3m पर टोटल फोर्स कौन कौन सा लग रहा है वो निकालना पड़ेगा। तो वो कैसा निकालेगा मेरे मित्र, तो निकालने के लिए क्या करेगा, सब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा, नहीं बनाएगा। यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स की कहानी आ रही है, तो इस 3m पर भाई एक तो ये m वाला फोर्स लगाएगा, एक ये 2m वाला फोर्स लगाएगा,
तो F1 इधर लगाएगा, F2 इधर लगाएगा, 30 डिग्री एंगल बनाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री बनेगा नहीं बनेगा मेरे मित्र? तो 30 हो गया नहीं हो गया? तो mg इसका नीचे भी लगेगा, भार के कारण भी तो लगेगा, वेट फोर्स लगेगा mg, 3mg लगेगा नहीं लगेगा? तो एक F1 त्रिकरण तो F1x बनेगा, F2x बनेगा। तो F1 ड्यू टू मास m के कारण, F2 बनेगा मास 2m के कारण। ये m मास का भाई साहब इधर बैठा है, 2m मास का यहाँ इधर बैठा है। तो एक इधर F2 लगाएगा, एक इधर F1 लगाएगा। इधर भाई 30 डिग्री एंगल का भाई साहब टुकड़ेगा। तो F1x इज इक्वल टू कितना बनेगा? F1 साइन 30 डिग्री, F2 साइन 30 डिग्री। ये नीचे जाएगा F1 कोस 30 डिग्री प्लस F2 कोस 30 डिग्री। भाई साहब समझ में आया नहीं आया? वाई एक्सिस मतलब दैट नेट फोर्स ऑफ द 3m। तो 3m पर मेरे पास जो नेट फोर्स लगेगा मेरे मित्र x डायरेक्शन में लगेगा, प्लस y डायरेक्शन में लगेगा, बट माइनस j के डायरेक्शन में लगेगा। मित्र समझ में आयो ना आयो? बोलो ना भैया, आयो की आयो? आयो भैया, ठीक है। F1 निकालते हैं। तो F1 क्या होगा? 3gm। अब भाई साहब क्या होता है? gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो r तो क्या है? यूनिट रेडियस नहीं बोल रखा मेरे मित्र, यूनिट साइड लेंथ बोल। देख लिया। तो gm1 की वैल्यू कितनी? m, m2 की वैल्यू 3m अपॉन 3gm m स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर मतलब 3gm स्क्वायर। F2 की वैल्यू कितनी? m। F2 की वैल्यू कितनी? m1 की वैल्यू कितनी? F2m। m2 की वैल्यू कितनी? 3m। तो 6gm स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, तो 6gm स्क्वायर बना नहीं बना? तो F1x कितना बन गया? 3gm स्क्वायर। तो x की वैल्यू निकालूंगा तो मैंने बता दिया था। तो F1 साइन 30 डिग्री, तो F1 की वैल्यू मैंने निकाल चुका हूँ 3gm स्क्वायर साइन 30 डिग्री 1/2 माइनस आई कैप जा रहा है इधर जा रहा है, तो माइनस आई कैप होगा नहीं होगा मेरे मित्र? तो कॉमन सेंस की बात है नहीं है, बता। F1y की बात करूँगा तो नीचे जाएगा, तो माइनस जे कैप होगा नहीं होगा? तो F1 की वैल्यू 3gm स्क्वायर कोस 30 डिग्री बोल रहा है, तो √3/2 लिख दे, दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार 2x निकाल लिया, प्लस x की तरफ जाएगा 6gm स्क्वायर कोस साइन 30 1/2 माइनस जी, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल नेट फोर्स जो लगेगा 3m पर, टोटल नेट फोर्स जो 3m पर लग रहा है F1x प्लस F2x आई कैप प्लस F1y प्लस F2y j कैप, तो 3/2 gm m स्क्वायर आई कैप माइनस 9√3/2 gm स्क्वायर j कैप। कोई बात नहीं। तो इस प्रकार इस पर टोटल इस प्रकार के फोर्स लगे हैं, तो इसको आप आराम से फील कर सकते हो। ये वेक्टर की टर्म्स में जुड़ेंगे, वेक्टर्स की टर्म्स में जुड़ेंगे। तो यहाँ पर 3/2 और 6 से 3/2 बच गया था आई कैप में, ठीक है भाई? समझ में आयो ना आयो? फिर यहाँ से यो कट उतार 3 माइनस दोनों माइनस में जा रहे थे, जुड़ गए थे। ये माइनस में जा रहा है, ये माइनस में, माइनस 3/2। तो यहाँ पर आर कैप कर सकता है तू, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना, तेरा टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी ये, और एक गोइंग इनटू द पेपर आएगा। माइनस आना रहा तो मतलब पेपर के अंदर टॉर्क लग रहा है भाई। टॉर्क किधर लग रहा है? इनसाइड द पेपर। किधर लग रहा है? अंदर की तरफ, ठीक है। आर वेक्टर मैंने क्या लिखा है? 0 आई के प्लस √3/2 की आर वेक्टर बनेगा ये वाला, इसको मिटा दूँ? चल, ये बनेगा मेरा आर वेक्टर। क्या है कि इसकी वैल्यू, क्योंकि ये 1/2 है, ये 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर परपेंडिकुलर √1 स्क्वायर माइनस 1/4, तो √3/2 ये मेरी। तो ये वाई एक्सिस की कहानी है, तो माइनस आई कैप की तरफ लिखूंगा, और एक्स में कोई जाए नहीं रहा तो 0 लिखूंगा। इसलिए तो मैं इसको, यदि टॉर्क तो समझ में नहीं आया होगा मित्र, मैं भी समझा देता हूँ तुझे मित्र। तो मैं जानता हूँ तेरी वक राशि। जे कैप आर के पहले आएगा तो 0 √3/2 0 3/2 gm स्क्वायर माइनस √3/2 gm स्क्वायर और 0। इसको सोल्व कर ले भाई, के कैप आएगा तेरा यहाँ पर। अरे आएगा नहीं आएगा बता? के कैप आएगा, इसको लिख लेना फिर, ठीक है।
के केप की तरफ आएगा तो गोइंग इनटू द माइनस के केप आएगा, इसलिए गोइंग इनटू द प्लेन। अरे भैया समझ में आयो ना आयो? ठीक है, गोइंग इनटू द प्लेन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको ट्राई कर यार, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत कुछ भी ट्राई कर लो। तो ट्राई कर, 2 मिनट का समय देता हूँ, ट्राई कर, 2 मिनट का समय देता हूँ, तो पानी पी के आता है। ठीक है, ट्राई कर दोस्तों। हाँ दोस्त, ट्राई करा, क्या आंसर आ रहा है कमेंट में लिख। बता दोस्त, क्या आंसर आया तेरा, बता। ट्राई करा हुआ है, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन तो भाई ऐसे लल्लू आते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, तो अपन आराम से इसको क्रैक कर सकते हैं भाई, बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अपन ICS में का पेपर आराम से क्वालिफाई करने के एलिजिबल है या नहीं। तुम्हें ऐसे मतलब डरने की कोई आवश्यकता नहीं कि तुमसे होगा या नहीं होगा। आराम से मस्ती से जेम का PYQs का रिवीजन कर जाओ, जेम के टॉपिक को आराम से ढंग से कर जाओ, तुम आराम से क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, क्योंकि वो आराम से, क्योंकि इसमें बहुत से कम स्टूडेंट ही अपीयर होते हैं, समझ रहे हैं दोस्तों। इसलिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मस्ती से बस मैथमेटिकल फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो। थर्मो से मैं आराम से देख रहा हूँ, थर्मो से अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वांटम से पूछ रहा है और इलेक्ट्रोमैग्नेट से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इन तीन मतलब कुछ अच्छे अच्छे पेपर्स जो जिससे रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको ढंग से कर जाओ। जो मैं आगे आने वाली जो वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलो इसको करते हैं, इस क्वेश्चन को। किसी से हुआ होगा, किसी से नहीं हुआ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने बताया है, सॉल्यूशन नहीं कर रहा यहाँ पर, अभी करा था, रुक जाओ 2 मिनट, मैंने इसको ऊपर करा होगा, कहीं ना कहीं सॉल्यूशन करा होगा इसका। 48 48 48।
चल दोस्त रुक जा जरा जरा रुक जा। नहीं करा, चल कुछ नहीं कर लेते हैं ना, नहीं करा तो अब कर लेते हैं भाई। ठीक है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, चल। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ बी, बी की वो कौन सी वैल्यू है, इस पर जो लाइन होगा y इज इक्वल टू 10x, टेंजेंट होगा टू द कर्व y इज इक्वल टू ई की पावर बी एक्स एट द सम पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन। मेरे को मतलब b की वो वैल्यू पर फाइंड करनी है दोस्तों, जहाँ पर जो लाइन जो दे रखा है, ये मेरे को लाइन दे रखा है y इज इक्वल टू 10x, ये टेंजेंट होगा किसके, y इज इक्वल टू ई की पावर बी एक्स के। तो मैं भाई जो मुझे कर्व दे रखा है, एक कर्व दे रखा है, उस कर्व की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू ई की पावर ई एक्स, और मुझे टेंजेंट बताना है y इज इक्वल टू 10x लाइन को। तो मेरा कर्व की वैल्यू पता है, तो मैं इस कर्व का डेरिवेटिव कर देता हूँ y ई की पावर बी एक्स, तो b ई की पावर बी एक्स हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, मेरे पास एक स्लोप होगा नहीं होगा, तो एक लाइन इसके टेंजेंट होगी नहीं होगी, ये वाली लाइन होगी नहीं होगी, ये टेंजेंट लाइन मुझे ये दे रखी नहीं दे रखी, तो ये स्लोप होता है वो क्या होता है, वाई अपॉन एक्स होता है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 10x दे रखा है, तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, तो मैं 10 को इसके इक्वल करता हूँ, b ई की पावर बी एक्स के इक्वल कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। तो मैं आराम से 10 इज इक्वल टू बी ई की पावर बी एक्स निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो 10 एट सम पॉइंट, तो दोस्तों अपन ने यहाँ तक निकाल लिया था 10 इज इक्वल टू बी ई की पावर बी एक्स। ठीक है, यहाँ तक अपना निकल चुका है। तो अपन को पूछ रहा है कि भाई एट सम पॉइंट एट द एक्स वाई प्लेन में कौन सा पॉइंट है यहाँ पर। तो अपन मान लेते हैं एक पॉइंट है x बराबर 1/b, एक पॉइंट है जहाँ पर अपन को निकालना है कि b की वैल्यू क्या होगी। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 अपॉन ई की पावर बी एक्स, तो 10 अपॉन ई 1/b इंटू बी से b गया तो वो 10 अपॉन ई, तो b की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों अपन 10 अपॉन ई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, तो भाई जेम का एक क्वेश्चन है सेम टू सेम, कि भाई एक स्मॉल स्पेरिकल बॉल दे रखी है, चार्ज क्यू दे रखा है, एन मास एम दे रखा है, टाइट थिन मासलेस नॉन कंडक्टिंग स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है दोस्तों, एल है। द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स की जाती है इन्फाइनाइटली एक्सटेंडेड नॉन कंडक्टिंग सीट। ये मेरी दोस्तों क्या है, मेरी नॉन कंडक्टिंग सीट है। क्या है दोस्तों, मेरी ये नॉन कंडक्टिंग सीट है। ठीक है, जिसकी सरफेस चार्ज सिग्मा दे रखी है, सिग्मा है, और अंडर इक्विलिब्रियम में जो 45 डिग्री एंगल बना रहा है, सीट दिखा रहा है। तो सिग्मा इज गिवन मेरे को निकालना है। तो सिग्मा की वैल्यू निकालनी है, तो भाई ये मास है में चार्ज क्यू है, तो इस पर तो एक तो वेट फोर्स लगेगा भाई mg, जो भाई ग्रेविटेशन हमेशा नीचे की तरफ खींचेगा। अब एक ये सिग्मा चार्ज डेंसिटी की इन्फाइनाइटली सीट है। तो अपन जानते हैं कि एक इन्फाइनाइटली जो सीट होती है जिस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो, उस पर किसी भी पॉइंट पर तुम निकालो, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आती है वो आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज प्लस मान लेता हूँ, यहाँ प्लस, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ रहेगा, जिसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब फोर्स तो लगाएगा, तो फोर्स बराबर क्या होगा, क्यू ई, तो Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट किधर की तरफ लगेगा, ये फोर्स इधर की तरफ। किस डायरेक्शन में लगेगा दोस्त, लेफ्ट टू राइट। रुक जा मेरे मित्र, इसको नीचे कर देते हैं ना। तो ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स की वैल्यू ये है। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये जो लेंथ स्ट्रिंग लगी हुई है, डोरी लगी हुई है, उसमें कुछ ना कुछ टेंशन होगी। तो टेंशन, अब ये जो एंगल बना रहा है वो टेंशन इधर ही भी वही एंगल बना रहा होगा 45 डिग्री। तो ये जो टेंशन T लग रहा है, ये इसको अलग पेन से शो करता हूँ, ये टेंशन T लग रहा है, तो ये क्या कर देगा, T cos थीटा, और ये
टी साइन थीटा। करेगा नहीं करेगा मेरे मित्र, बोल दे करेगा। तो यहाँ पर बैलेंस कर देगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोल रहा है ना भाई, ये इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्यू। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट लगा दिया। टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि अब ऊपर वाला जो फोर्स लगेगा वो नीचे वाले फोर्स के इक्वल होगा, और राइट वाला जो लगेगा लेफ्ट वाले फोर्स के इक्वल होगा, जब तो इक्विलिब्रियम लगेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों का रेशियो कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट रेशियो इक्वेशन 2। तो दोस्तों मेरा जो आएगा ना, वो जो टेन थीटा जो आएगा वो सिग्मा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एम जी इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1045 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स वहाँ सिग्मा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एम जी इज इक्वल टू 1 लगा। तो मेरे पास जो सिग्मा की वैल्यू आई ना मेरे मित्र, वो क्या जाएगी, एम जी रुक जा 2 एप्सिलॉन अपॉन क्यू, एम जी 2 एप्सिलॉन अपॉन क्यू 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 क्यू। सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है जी, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स इमिटेड द फोटोन विद द एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल टेस्ट ट्यूब, इट इज़ द पावर ऑफ द लाइट। क्या बोल रहा है कि द पावर ऑफ द लाइट सोर्स इज डबल। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है भाई, सुन क्या बोल रहा है। ये मेटल है, ये माना कि एक मेटल है जिसका वर्क फंक्शन फाई है, इस पर भाई एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, जिसकी एनर्जी कितनी है, ई बराबर एच न्यू। तो इसकी जो एनर्जी है, इस जो प्लेट है इसका जो वर्क फंक्शन फाई होगा, जिसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो होगी, इसकी एनर्जी इस वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। ये तो बोल दिया उसने। अब मैंने जो फोटोन इंसिडेंट कर रहा हूँ, पावर, और ये पावर क्या होता है, पावर बराबर एन इंटू ई। दैट मीन्स जो पावर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट को रिप्रेजेंट करता है कि भाई नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट हो रहा है पर सेकेंड, इस प्लेट पर कितने इंसिडेंट हो रहा है। तो नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट ऑन दिस प्लेट पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड के अंदर, पर यूनिट एरिया में एक सेकेंड के अंदर कितने नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं इस प्लेट पर, वही रिप्रेजेंट कराएगा पावर ऑफ लाइट को रिप्रेजेंटेशन करवाएगा। ठीक है, अब मैंने पावर ऑफ लाइट को डबल कर दिया, तो भाई किस पर इफेक्ट पड़ेगा, फोटोन्स पर इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने पावर को डबल कर दिया तो फोटोन्स भी डबल हो जाएंगे। तो जितने ज़्यादा फोटोन, अब तुम्हें पता है कि एक फोटोन आएगा, एक फोटोन जब इस पर इंसिडेंट करेगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, दो फोटोन आएगा इंसिडेंट करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो भाई इसमें n फोटोन्स आ रहे हैं तो n इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, 2n फोटोन्स आएंगे तो 2n इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। तो भाई फोटोन को डबल करने, मतलब पावर को डबल करना, वाला नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन का डबल करने से नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो भी इंक्रीज होंगे। तो भाई नंबर ऑफ फोटोन निकलेंगे, सेम होंगे नहीं होंगे। स्टॉप पोटेंशियल की बात बाद में करेंगे। नंबर ऑफ इमिटेड फोटोन डिक्रीज होंगे नहीं, यदि ये इंक्रीज बोल देता है, डबल बोल देता तो ये ऑप्शन सही हो जाता। अब मैं इस टॉपिक पोटेंशियल की कहानी सुनाता हूँ। जो भाई अपनी जो आइंस्टीन की जो इक्वेशन बनती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, क्या होती है, E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। भाई जो इंसिडेंट होने वाली जो एनर्जी है, वह इंसिडेंट होने वाली जो एनर्जी है वो एक तो वर्क फंक्शन में खर्च होती है, और एक जो इस पर जो निकलते फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी में खर्च होती है। तो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस ई वी नोट। दैट इज कॉल्ड, मेरा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है दैट इज ओनली डिपेंड ऑफ द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब मेरा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल और इसके बीच में फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाता हूँ ना, तो मेरा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाता हूँ तो इस प्रकार से बनता है। दैट इज कॉल्ड, ये रिप्रेजेंट होता है कि मेरा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है मित्र, वह स्टॉपिंग पोटेंशियल ओनली डिपेंड करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल is only depend on incident frequency
फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। भाई तुम पावर को बढ़ाओ, नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाओ, उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो इंसिडेंट होने वाली जो लाइट है ना उसकी फ्रीक्वेंसी पर इफेक्ट पड़ेगा, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज नहीं करा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा, तो चेंज नहीं होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स द सेम बिकॉज द लाइट ऑफ द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। ठीक है, डबल तो करी ना भाई, डबल फ्रीक्वेंसी थोड़ी डबल करी, इतने पावर को डबल करा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड द एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m इज गिवन। भाई अच्छा क्या लल्लू सा क्वेश्चन है। इफेक्टिव मास का फॉर्मूला क्या होता है? ये जो में इफेक्टिव मास होता है वो h कट स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर। याद कर ले मित्र, याद कर ले। अब मेरे को डी ई दे रखा है, ई ऑफ के दे रखा है, वो कितना दे रखा है? एच कट स्क्वायर, के को अंदर भेज दूँ, 2k स्क्वायर माइनस 3k अपॉन 2m। तो मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा डी के रेस्पेक्ट में। कितना आया? एच कट स्क्वायर बाई 2m, 4k माइनस 3। फिर वापस का डेरिवेटिव निकाला मेरे मित्र, कितना आया? एच कट स्क्वायर बाई 2m, 4 माइनस 0। तो मेरा भाई, तो मेरा जो आया 4h कट स्क्वायर बाई 2m आया। इसको जब मैं m स्टार निकालता हूँ तो h कट स्क्वायर बाई 4, h कट स्क्वायर बाई 2m, h कट से h कट कटा, 2 से 2 कटा, तो भाई m बाई 2 मेरा इफेक्टिव मास आया, जो मेरा सी ऑप्शन मतलब सही था। चल आगे बढ़ते हैं। अरे बहुत शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा कि फीलिंग आ रही है क्वेश्चन करने में। क्या बोल रहा है कि भाई ये किसके इक्वल होगा? 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 माइनस आयोटा रूट 3। डर गए ना? अरे डरना क्या है, पावर को मत छेड़ो, पावर को मत छेड़ो, पावर के अंदर के माल को छेड़ो। ये जो अंदर का माल दिख रहा है ना तुम्हें, अंदर का माल, इसको छेड़ो, पावर को मत छेड़ो। वो तो अपन फॉर्मूला लगा देंगे डी मॉर्गन का, वो तो अपन प्रिंसिपल लगा देंगे। ठीक है, डी मॉर्गन प्रिंसिपल लगा देंगे, टेंशन मत लो। चलो आगे बढ़ें, कैसे चढ़े अब बताऊँ कैसे करोगे? अरे भाई तुमने रैशनलाइजेशन नहीं कर सकते। 1 प्लस आयोटा रूट 3, 1 माइनस आयोटा रूट 3, ऊपर नीचे 1 प्लस आयोटा रूट 3, 1 प्लस आयोटा रूट 3, 10 ऐसा कैसा रहने दो, ऊपर नीचे सेम कर दिया। क्या कर दिया? ये क्या बन गया? 1 प्लस आयोटा रूट 3 का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ए तो कर यहाँ पर क्या कर दिया? 1 माइनस ए माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस 3 बन गया कि पावर 10। तो भाई मैंने क्या कर दिया? ए प्लस आयोटा रूट 3, ये 2 इंटू 10 कितना हो गया? 20 हो गया। ये भाई अपना क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, तो आराम से इधर हो चुका है। तो 1/4, ठीक है, 2 4 था तो ये 2 की पावर 2 ले लिया यहाँ से, चल गया तो 2 बच गया, 20 हो गया ना। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर 4 हो गया था, 4 को 2 की पावर 2 लिख दिया, फिर यहाँ से कर दिया। तो मैंने आराम से यहाँ पर ले सकता हूँ 1 प्लस 1/2 आयोटा रूट 3/2 इंटू 20। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ से आराम से प्रिंसिपल लगा दूंगा। ये मैं इसको कोस 60 प्लस आयोटा साइन 60 लिख सकता हूँ। 1/2 को कोस 60 लिख दिया, इसको साइन 60 लिख दिया, और ये पावर 20 लग गई। ठीक है, यहाँ से एक थ्योरम, इसको डी मॉर्गन थ्योरम लग जाएगी, 60 इंटू 20 प्लस आयोटा साइन 60 इंटू 20। क्योंकि भाई अपना क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n जो होती है कोस n थीटा प्लस साइन n थीटा होता है। अरे होता नहीं होता, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं आराम से कर सकता हूँ, ये कोस 200 प्लस आयोटा साइन 200 होगा। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता मेरे मित्र? आराम से तू आराम से करके आया है यार। 40 इंटू 90 माइनस 60, तो ये मेरा बन जाएगा -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 आयोटा।
बन जाएगा नहीं बन जाएगा, मतलब -1/2 आयोटा √3/2 आयोटा। ये मेरी किसकी वैल्यू हो जाएगी, 1 + आयोटा √3 1 किसकी थी, 1 - आयोटा √3 की होल पावर 10 की वैल्यू। दैट इज़ का मेरा ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्टेट दे रखी है, आराम से सोल्व कर लेंगे भाई, बड़ी बात नहीं है, मस्ती से सोल्व करेंगे। स्टेट दे रखी है, पहले देखना पड़ेगा भाई, ये जो स्टेट दे रखी है साई इज इक्वल टू दे रखा है 1/√6 साई -1 + 1/√2 साइन 1 + 1/√3 साई 2। क्या ये भाई नॉर्मलाइज है क्या, 1/6 1/2 1/3 दैट इज़ कॉल 1/632 नॉर्मलाइज है। ठीक है भाई, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है ये। लीनियर कॉम्बिनेशन 3 ऑर्थोगोनल स्टेट दे रखी है, साई -1 साई 1 और साई 2 एक 3 ऑर्थोगोनल आइगन स्टेट्स है जो ऑपरेट कर रहा था करेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू। अब मैं इस पर यदि एक ऑपरेट कर दूँ ओके, इसकी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, यदि मैं इसको ऑपरेट करूँ ओ से तो इसकी करेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 1 और 1 2 दे रखा है। तो व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो मुझे इस ओ केप की एक्सपेक्टेशन निकालनी है, दैट इज़ कॉल ये निकालना है। ठीक है, तो ये तो मेरे को पता है, ये तो 1 ही होता है, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, समेशन एनर्जी आइगन वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी। इसको मैं इस टर्म्स में लिख सकता हूँ, किसी के एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है एनर्जी के आइगन, किसी भी एनर्जी माना एनर्जी के आइगन वैल्यू या किसी का रिस्पॉन्डिंग क्या है आइगन वैल्यू निकालनी है, समेशन एनर्जी आइगन वैल्यू i = 1 से लेकर n तक। तो E1 P1 + E2 P2 + E3 P3। तो एनर्जी आइगन वैल्यू क्या दे रही है, -1। प्रोबेबिलिटी किसकी आएगी, इसका जो कोफिशिएंट होगा, इसका प्रोबेबिलिटी कोफिशिएंट का प्रोबेबिलिटी P-1 क्या होगा, C1 - 1 का मोड का स्क्वायर। तो 1 - 6 1/6 + 1 × 1/2 + 2 × 1/3। तो यहाँ पर आ जाएगा -1/6 1/2 और 2/3। तो यहाँ पर 6 का हो जाएगा -3 + 3 2 × 3 6। तो 9 - 1 8/6। उधर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी है क्या अपन ने, 3 कर दिया 6 4 आएगा यहाँ पर गलती से, मैं जब भी सोचूँ ना। तो ये 7 - 6/6 हो गया, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी दैट इज कॉल 1। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे रखा है, लैम्डा इज इंसिडेंट कर रहा है, फोटो सेंसिटिव सरफेस है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है, इमिटेट हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट वेवलेंथ 2 लैम्डा। द एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द सरफेस। भाई यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगेगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अपना जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, hν = काइनेटिक एनर्जी + xc0। मुझे क्या निकालना है कि फोटो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना। तो यहाँ पर जो लैम्डा नोट है वो मेरी क्या है दोस्तों, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है नहीं है। तो इनिशियल केस में क्या बोल रखा है कि इंसिडेंट लैम्डा हो रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन की जो फोटो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो SC/λ0 की इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब इंसिडेंट वेवलेंथ मैंने क्या कर दी, 2 लैम्डा कर दी। अब मैंने क्या कर दी, 2 लैम्डा कर दी, तो उसकी जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो 0.5 हो जाएगी। प्लस अब मेटल तो वही है ना, मटेरियल तो वही है ना, मटेरियल पर जो इंसिडेंट कर रहा हूँ, इंसिडेंट होने वाला मटेरियल तो वही है ना। तो मेरी जो वर्क फंक्शन होगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, वो चेंज नहीं करता। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करता है दोस्त, मटेरियल पे तो डिपेंड करता है। तो मैं इंसिडेंट रेडिएशन पर थोड़ी डिपेंड करता है, वो तो मटेरियल पर डिपेंड करता है, मटेरियल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर वर्क फंक्शन में डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगी।
तो इस इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से लैम्डा नोट की वैल्यू निकाल देंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन दोस्तों अपन इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 आराम से कर लेते हैं। देखो कि मुझे क्या निकालना है, लैम्डा और नोट और लैम्डा में रिलेशन निकालना। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 इंटू 4 कर देता हूँ। 4 इसलिए कर दूँगा क्योंकि 2 हट जाएगा। तो एस सी अपॉन लैम्डा माइनस एस सी अपॉन 2 लैम्डा इंटू 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा। ओके, तो एक्स सी अपॉन लैम्डा नोट माइनस एस सी अपॉन 4 लैम्डा नोट। ठीक है, ये एस सी से एस सी गया भाई, ये 2 आया था तो 2 से 2 भी गया, यहाँ पर 2 बचा ना, तो 2 अपॉन लैम्डा, तो 1 अपॉन लैम्डा माइनस 2 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा नोट माइनस 4 अपॉन लैम्डा नोट। तो ये बचा माइनस 1 अपॉन लैम्डा, ये बचा माइनस 3 अपॉन लैम्डा नोट, माइनस से माइनस गया तो लैम्डा नोट इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 लैम्डा। तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, 3 लैम्डा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 डायमेंशनल पार्टिकल दे रखा है भाई साहब, मास एम दे रखा है, ग्राउंड स्टेट इन्फिनिटली बोस्ट विद द वोल एक्स बराबर 0, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंड द पार्टिकल। भाई इसका जो वेव फंक्शन बनेगा वो कितना बन जाएगा, √2 अपॉन एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। तो मेरी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो 0 से लेकर एल बाई ए साई स्टार साई और डी एक्स बनेगी। ठीक है, तो आराम से मैं यहाँ पर रख दूँगा 0 से 2 बाई एल साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाई एल। ठीक है, अब इस साइन स्क्वायर 2 साइन 1 बाई एल को बाहर निकाल दूंगा, ये एल बाई ए लिमिट लग रही है 0 से लेकर एल बाई ए तक, ये बोल रखा है 0 से एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर एल तक। और 2 साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस 2x आराम से। तो 1 माइनस कोस 2 एन पाई अपॉन एल, एन पाई एक्स अपॉन एल, ये dx। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ p इज इक्वल टू 1 बाई एल, लिमिट लगा l बाई ए माइनस एल बाई अपॉन 2 पाई साइन 2 पाई अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पर लग जाएगा 1 बाई ए माइनस 1 बाई 2 पाई साइन 2 पाई अपॉन ए। तो यहाँ पर लिमिट लग जाएगी, मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये थिन दे रखा है, थिन कंडक्टिंग स्क्वायर लूप दे रखा है, साइड एल दे रखी है, सब फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा है, दैट इज कॉल्ड जेड इक्वल टू 0। मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाई किया जा रहा है, मुझे इंड्यूस ईएमएफ निकालना है भाई। यहाँ पर फैराडे लॉ का यूज़ होगा, डेल फाई अपॉन डेल टी, फैराडे लॉ। लेंज लॉ नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर जो फाई होगा वो फाई रिप्रेजेंट करेगा दोस्त, यहाँ पर जो फाई होता है ये फाई रिप्रेजेंट करेगा इंट्रिकल पार्ट ऑफ एस। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन डेल बी अपॉन डेल टी डॉट टी एस वेक्टर। ठीक है, डेल बी अपॉन डेल टी, यहाँ पर जो बी वेक्टर दे रखा है ना दोस्त, तुझे इस प्रकार से दे रखा है बी वेक्टर, बी नोट तो कॉमन आएगा 5ZYT एक्स कैप प्लस ZXTY कैप प्लस 3y स्क्वायर टी। तो ये जो टी वाला पार्ट है ये डेरिवेटिव में कट जाएगा, तो मेरे पास जो डेल बी अपॉन डेल टी की वैल्यू आ जाएगी वो क्या जाएगी, बी नोट को कॉमन ले लूँगा 5ZY एक्स कैप प्लस ZXY कैप प्लस 3y स्क्वायर जेड कैप। ओके, इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, बी नोट कट गया तो 5Z वाई एक्स कैप प्लस जेड एक्स वाई कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप। तो यहाँ पर z बराबर 4xy प्लेन, xy प्लेन के लिए z बराबर 0 पुटअप कर दूंगा, और यहाँ पर d
एक्स वेक्टर, तो डी एक्स वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी एक्स डी वाई जे के फॉर एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन के लिए ये रहेगी, तो मैं आराम से ईएमएफ निकाल सकता हूँ मित्र। यहाँ पर जेड की वैल्यू पुटअप कर दे, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो मेरा यहाँ पर बच जाएगा 3y² जेड केप डॉट डी एक्स डी वाई जे केप। तो यहाँ पर x और y की लिमिट लग जाएगी, और जीरो से लेकर l लिमिट लगा देना, और यहाँ से ये हमें आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना बीटा l की पावर 4। ठीक है, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, मस्त रहो। l की पावर 4/4 चल जाएगा आंसर, तो इसका आंसर इस प्रकार से निकल जाएगा। चलो ठीक है, l की पावर क्यूब, अरे ये l की पावर क्यूब/3 बन जाएगा ना, फिर ये l बन जाएगा, यहाँ पर 3 -3, तो 3 पहले से बाहर है तो ये बाहर कट जाएगा, तो l की पावर 4 बीटा नोट बाहर से, बीटा नोट 3 की पावर 4, तो B4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर का है, कैन जस्ट बेरली रिजोल्व हो रहा है, 2 वेवलेंथ दे रखी है दोस्तों अपन को, 500 नैनोमीटर, 502 नैनोमीटर दे रखा है, तो 500 नैनोमीटर और 502 नैनोमीटर अपन को रेस्पेक्टली दे रखा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग की द रिजोल्विंग पावर, तो लेमडा इज इक्वल टू मेरे पास 500 नैनोमीटर है, तो इसका जो शिफ्टिंग होगा डेल्टा लेमडा जो होगा 502 से 500 में बीच में 2 नैनोमीटर का डिफरेंस आ रहा है डेल्टा लेमडा। तो रिजॉल्विंग जो पावर होती है दोस्तों, इसकी वैल्यू होती है लेमडा अपॉन डेल्टा लेमडा। तो लेमडा नोट की वैल्यू 500, डेल्टा लेमडा की वैल्यू 2, तो 500/2 250 मेरा आंसर आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब मेरे पास दोस्तों बोल रखा है कंसिडर इलेक्ट्रॉन दे रखा है, ये मेरे को n/4 और n दैट इज कॉल्ड n/4 की बात कर रहा था, 4 और 4p की बात कर रहा है इन हाइड्रोजन एटम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनल स्टेट कैन नॉट बी रीच इन ट्रांजिशन, किस में ट्रांजिशन नहीं हो सकता भाई, सेम स्टेट में ट्रांजिशन नहीं हो सकता। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा भाई 3d को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा 3p को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा 3s को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा SPD, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 1d को। तो भाई इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, कहीं PP ट्रांजिशन है तो इसमें ट्रांजिशन नहीं हो सकता, सेम स्टेट में कभी ट्रांजिशन नहीं होता। तो विच कौन सी स्टेट है नॉट बी द रीच इन ट्रांजिशन, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, 3p, PP हो रहा है उसमें ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों अपन ने क्वेश्चंस करे हैं, बहुत टाइम हो चुका है, तो ठीक है, और देखते हैं अपन ने लगभग 80% क्वेश्चन तो सोल्व कर लिए हैं। तो एक और देख लो कि 2 कैपेसिटर विद द कैपेसिटर C1 एंड C2 कैरी कर रहा है चार्ज Q1 एंड Q2 रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी U ओबे कर रहा था फॉलोइंग रिलेशन इन द टर्म ऑफ द इंडिविजुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी U1 एंड U2 रेस्पेक्टिवली। तो U1 की वैल्यू क्या होती है कैपेसिटर के लिए, क्या होती है दोस्तों, हाफ C1 V1 स्क्वायर हो जाती है दोस्त, इज इक्वल टू Q1 स्क्वायर अपॉन 2C1 होती है। U2 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, अब मैं इसको क्योंकि Q बराबर C भी फॉर्मूला रहता है मेरे लिए कैपेसिटर के लिए, तो भाई इसको मैं इस टर्म में भी लिख सकता हूँ, एनर्जी को इस टर्म में भी लिख सकता हूँ, तो Q²/2C1, तो U2 को मैंने लिख दिया Q²/2C2, C2 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ जो सम करूँगा तो 1/2 Q1²/2C1 प्लस Q2²/2C2, दैट इज कॉल्ड U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब ये तो इनका सम आ रहा है, बट मैं टोटल जब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालूँ तो टोटल जो चार्ज होगा वो तो सम हो जाएगा Q1 प्लस Q2, और यहाँ पर जो C इक्वलेंट आएगा वो क्या होगा C1 प्लस C2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों किसमें पैरेलल, ये किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो भाई मैं देखूँ तो जो सम आ रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, तो U1 प्लस U2 इज अ ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी U से, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी U से ज़्यादा है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, C ऑप्शन इज अ राइट हो जाएगा। ठीक है, और करना है अपन को क्वेश्चंस, देखते हैं शुरू से स्टार्ट करते हैं। नोट का कर लिया, चलो ये हो चुका है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बच रहा है, 4th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, और ये तो हो चुका है। हाँ, ये भी इजी क्वेश्चन है, द कम्यूटेटर x, P, भाई तो सभी जानते हो
कि एक्स कॉमा पी क्या होता है एन पी एन माइनस वन, एक्स कॉमा पी आयोटा एच कट, तो आयोटा एच कट एन पी एन माइनस वन, तो आयोटा एच कट एन पी एन माइनस वन बी, ये भी हो चुका है अपना ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया, ये कर लिया, ये बच रहा है। ठीक है, ये भी हो चुका है, ये बच रहा है द लोवेस्ट, तो रेस्ट मास निकालना है भाई, तो ईजी है। लोवेस्ट टू द रिलेटिव करेक्शन निकालना है टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द रेस्ट मास एम नोट एंड मूविंग विद स्पीड वी। तो भाई अपन जानते हैं रिलेटिविस्टिक इक्वेशन, ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट रुक जा एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4। तो जो एम नोट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये रूट चल जाना चाहिए 1/c स्क्वायर, ये रूट चल जाएगा यहाँ पर, रुक जा यार, ये ई स्क्वायर माइनस एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 और यहाँ पर लिख दे तू एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4। अब मैं एम नोट सी स्क्वायर कर दिया, दैट इज कॉल्ड रूट कर दिया ई स्क्वायर माइनस एम नोट सॉरी पी स्क्वायर सी स्क्वायर का। ठीक है, तो ये एम नोट बन जाएगा 1/c स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर का। ये क्या बोला, लोवेस्ट ऑर्डर करेक्शन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द रेस्ट मास एम नोट एंड मूविंग विद स्पीड वी। तो यहाँ से आराम से निकाल लेंगे, करेंगे, इसको भी टेंशन मत लो। ये भी करना अच्छा क्वेश्चन है, ये है। तो टाइम बहुत हो चुका है, नहीं तो मैं करवा देता सभी क्वेश्चन। हो गया, ये बच रहा है, थर्मो क्वेश्चन बच रहे हैं ज़्यादातर, है ना, थर्मो से रिलेटेड क्वेश्चन बच रहे हैं, उनको अपन अच्छे से कर लेंगे दोस्तों। हाँ, ये देखो तो इसमें तो कुछ नहीं है, 2x स्टेट है रखा है, तो इसका रिलेशन होता है n माइनस एल। तो यहाँ पर नोड, नंबर ऑफ नोड को रिप्रेजेंट करता है ये, नंबर ऑफ नोड को, तो ये होता है 2 माइनस 1 माइनस 1, एल की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, S2S के लिए n की वैल्यू 2 और L की वैल्यू 0, तो 1 नोड बचेगा। और इसके लिए क्या होता है, थीटा टर्म्स नॉट अलाउड, थीटा डज नॉट अलाउ, तो ये नहीं हो सकता, इसमें ही 1 नोड आ रहा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसको अच्छे से बता दूंगा अगले वीडियो में, ये देख लो, अभी टाइम नहीं है यार, नहीं तो सब बता देता मैं। फोटोग्राफिक द मास ऑफ दिस पार्टिकल, ओपन एवरी रिलेशन निकाला था ना एम नोट अपन ऊपर वाला 1/c स्क्वायर रूट ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसमें रख दो भाई, मोमेंटम की वैल्यू रख दो, एनर्जी की वैल्यू रख दो, ये रिलेशन आ जाएगा, रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल आ जाएगा एम नोट इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर, ये 870 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 720/c, वो सी स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक है, तो ये रखकर इसका अगर यहाँ से रेस्ट मास एनर्जी की वैल्यू 490 आ जाएगी, उसमें बता दूंगा। द स्क्वायर लूप ऑफ एरिया, ये भी बता दूंगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखा जाए तो अपन ने कर लिया, ये कर लिए। हाँ देखो कि 3 ऑब्जेक्ट है द रिलेशनशिप फ्रॉम द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ द हाइट h, द ऑब्जेक्ट आर डिस्क्राइब्ड अ क्यूब ऑफ साइड r, सिलेंडर ऑफ द रेडियस r, होलो सिलेंडर रेडियस। वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है अपना, मतलब वेलोसिटी जो रेसिप्रोकल होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, तो इस रिलेशन भी इस प्रकार से होता है। तो जिसका इनर्शिया ज़्यादा होगा उसके लिए वेलोसिटी कम होगी, तो ये फर्स्ट वाला जो पार्ट होगा वो पहले पहुँचेगा, इसको अच्छे से और कर देंगे, कर लेंगे। ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये अच्छा ग्राफ का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार दोस्तों अपन अब जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आराम से डिटेल से करेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। चलो ये छोटा सा क्वेश्चन कर लेता हूँ मैथमेटिकली वाला, ये दोनों क्वेश्चन और बता देता हूँ, ये तो बता चुका हूँ। द फर्मी टेम्परेचर ऑफ द मेटल दे रखा, तो फर्मी वेलोसिटी क्या होती है, तो ½mvf² इक्वल टू kTf इक्वल टू EF होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्मी वेलोसिटी होगी वो दोस्तों उसका फॉर्मूला बन जाएगा √kTf/m। तो k की वैल्यू तुम जानते हो बोल्ट्जमान कांस्टेंट रहती है, Tf की वैल्यू फर्मी टेम्परेचर है, तो यहाँ पर m की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैल्यू फर्मी टेम्परेचर की वैल्यू इस प्रकार से निकल जाएगी।
और इसको भी तुम आरस में निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। निकल जाएगा यार, देखो ट्राई करो। इसको इसके इक्वल करना है, दैट इज़ का मुझे ये वाली टर्म्स निकालनी है। तो ये वाली टर्म्स में कैसे निकालूंगा, थोड़ा सा आप थिंकिंग करो। लास्ट क्वेश्चन है ये अपना, फिर इसके बाद अपन वीडियो को बंद कर देंगे क्योंकि बहुत हो चुका है यार। शायद मुझे बता दो तो स्किप करके जाओगे यहाँ से, इसलिए कोई मतलब नहीं है। तो ये इसके इक्वल है ना, तो मैं क्या करूँगा दोस्त, मुझे क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात करनी है ना। तो मैं क्या करूँगा, ए प्लस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा। तो ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो ए प्लस आयोटा बी हो गया। तो मेरा जो ए माइनस आयोटा बी बनेगा वो क्या बन जाएगा, ए माइनस आयोटा बी, सी माइनस आयोटा डी, और ई माइनस आयोटा एफ, और जी माइनस आयोटा बी। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन 2 मान ले, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ली। तो ए प्लस आयोटा बी का मैं माइनस कर दे तो यहाँ पर आयोटा वाला टर्म भी माइनस हो गया। तो ए प्लस, थोड़ा बड़ा बनेगा ये, ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, दैट इज कॉल्ड किसके इक्वल रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, रहेगा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स मल्टीप्लाई होगी, मतलब ए प्लस आयोटा बी किससे मल्टीप्लाई होगा, ए माइनस आयोटा बी से। सी प्लस आयोटा डी किससे मल्टीप्लाई होगा, सी माइनस आयोटा डी से। इसी प्रकार ई प्लस आयोटा एफ किससे मल्टीप्लाई होगा, ई माइनस आयोटा एफ से। इसी प्रकार जी प्लस आयोटा एच किससे मल्टीप्लाई होगा, जी प्लस आयोटा एच से। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और किसके इक्वल हो जाएगा, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जो ही मुझे निकालना था कि किसके इक्वल होगा, ये वाली टर्म ही आ चुकी है कि ये किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्त, इसके अलावा अपन ने सब कर ही चुके हैं, बस ये 5-7 क्वेश्चन बच रहे हैं और तो अपना हो चुका है सारा पार्ट। ठीक है, तो ये 5-7 जो क्वेश्चन बच रहे हैं, टू मेटेलिक इनिशियल, तो ये भी हो, ये इसके प्रोपोर्शनल होता है। फिर यहाँ पर जो टेम्परेचर आता है वो 1/3 होता है, इसको बता देंगे अगले वीडियो में, अभी थोड़ा ज़्यादा ही टाइम हो चुका है। तो ये 6-7 क्वेश्चन बच रहे, 90% क्वेश्चन कर लिए अपन ने, 80 से 90% क्वेश्चन कर लिए हैं। जो भी 10 से 10-15% क्वेश्चन बच रहे हैं उसको अगले वीडियो में अपन कर लेंगे अच्छे से। हाँ दोस्तों, क्या पार्ट आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, मुझे लगा कि जो भी अपन ने PYQ सोल्व करे हैं तो आप मैथमेटिकल फिजिक्स पर फोकस करना ज़्यादा। ठीक है, साथ में EMT पर। अब तुम देख रहे हो थर्मो कितनी पूछ रहा है, थर्मो में सरफेस, हीट इंजन, कार्नो इंजन, इस प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है तो उन पर ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड क्वेश्चन, एंट्रोपी से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इस प्रकार से स्टैटिकल फिजिक्स में इस प्रकार से इन पर ज़्यादा फोकस करना। ऑप्टिक्स वाले पार्ट में दोस्तों डिफ्रेक्शन, ग्रेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गए, 2 क्वेश्चन आए थे, तो ये इन पर ज़्यादा फोकस करना। ऑप्टिक्स में फर्मी प्रिंसिपल के नाम से क्वेश्चन आया था, है ना, और EMT में भी आए हुए हैं क्वेश्चन। तो मैथमेटिकल फिजिक्स, EMT, थर्मो, डिफ्रेक्शन, ग्रेटिंग और मैकेनिक्स वाले पार्ट पर, ग्रेविटेशन वाले पार्ट पर, इन पर तो आप मेजॉरिटी फोकस करो, क्वांटम और क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो ये पर तो तुम फोकस ज़्यादा करना। ठीक है, ज़्यादा फोकस करना है तुम्हें, मोर देन फोकस करना है डिप्रेशन के, और बता दूंगा तुम्हें अगले वीडियो में। तो दोस्तों चैनल वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो चाहिए तो आप लाइक जितने लाइक आएंगे भाई उतना ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि भाई नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, ICS पर कुछ एफर्ट डालकर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। तो मैं जो भी बचे हुए क्वेश्चन है वो 2023 का जो पेपर है उसको भी सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा आपके लिए। ठीक है, और 2022 का भी ढूंढने का प्रयास करूँगा। तो आप भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए भाई, जितना हो सके उतना शेयर करिए जी भाई। अच्छा लगता है कि आप शेयर करेंगे तो, और कुछ भी कमी लगी हो वीडियो में
वो आप ज़रूर बताइए कमेंट में, अच्छा लगा बुरा लगा जो भी बताइए, कमेंट में लगे तो अच्छा लगेगा भाई। तो दोस्त चैनल को लाइक कमेंट शेयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट।